बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं एजुकेशन अकेडमी चैनल। आज की वीडियो बहुत कीमती है और 20 नंबर की है। ये CPC की क्रैश कोर्स वीडियो है, मगर उससे पहले माजरत के इस गेटअप में मैं खड़ा हूँ क्योंकि मैं अभी बिस्तर से उठकर मुझे शदीद बुखार है और डॉक्टर ने कम्प्लीटली बेड रेस्ट बताया, मगर क्योंकि आपके पेपर नज़दीक हैं तो इसलिए चंद दिन आपके पेपरों में रहते हैं, तो इसलिए जो है हिम्मत करके अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपने ये देखना है कि ये मैं पूरी की पूरी एक ही वीडियो करवा रहा हूँ क्रैश कोर्स की CPC की। इसके 20 नंबर हैं। आपने रजिस्टर ओपन कर लेना और जो मैं पॉइंट बताऊँ आपने उसको नोट करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी मैटर है। इसलिए मैं सिर्फ एक मरतबा एक ही चीज़ को रिपीट करूँगा। जो हमारी आदत होती है कि हम लेक्चर में एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट करते हैं, वो आज नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो फिर अपलोड नहीं होगी, बहुत लेंथी हो जाती है। दूसरी बात यह कि एक और करेक्शन कि जो मैंने आपको लेक्चर दिया था UNO चार्टर का, उसमें जो जनरल असम्बली के मेंबर्स की तादाद है ना, वो 193 है। वो गलती से मुझसे जो है 139 लिखी गई, यानी 3 की जगह पर 9 की जगह पे 3 लिखा गया, तो वो 139 नहीं बल्कि 193 है। और एक आखिरी रिक्वेस्ट कि आप बच्चे बच्चियां जो हमें देखते हैं वो हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं, और जो आपको कोई एक लफ्ज़ पढ़ाता है वो आपका उस्ताद होता है। तो मैं आपसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मेरे बच्चे बच्चियां हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो अपनी स्पेशल दुआओं के अंदर जो है ना, मेरी एक चीज़ की दुआ करना कि मैं बेहद परेशान हूँ, बेहद परेशान हूँ। मेरी एक बहुत ही एक पर्सनल वजह है जो मैं शेयर नहीं कर सकता। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए स्पेशल दिल से आपने दुआ करनी कि अल्लाह ताला मेरी परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ से हमने जो शुरू किया है वो हमने किया है जो सेक्शन 3 से। तो अब हमने जो डेफिनेशन है वो मैं आपको किताब से करवा रहा हूँ। अब अपना रजिस्टर खोल लें और आपने अपने जहन में ये चीज़ें देखनी है कि सबसे पहले इसका नाम जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1909 गलत होगा। आपसे लॉ गेट में पूछेगा ये कब पास हुआ, आप कहेंगे 21 मार्च 1908 को पास हुआ, और 1 जनवरी 1909 को जो है ये इन्फोर्स होता है। पास होने की डेट है 21 मार्च 1908 और इन्फोर्स होने की डेट है 1 जनवरी 1909। आपसे लॉ गेट में पूछेगा ये किस लिए आया था, तो आप कहेंगे कि ये एक्ट आया था कंसोलिडेट करने के लिए। ये एक्ट आया था कंसोलिडेट करने के लिए और अमेंड करने के लिए उन सिविल लॉज को जिनका ताल्लुक कोर्ट के सिविल प्रोसीजर से है। सिविल प्रोसीजर से जो लॉ थे इससे पहले उनको अमेंड करने के लिए आया और उनको कंसोलिडेट इकट्ठा करने के लिए आया। अब हम सेक्शन 1 पढ़ते हैं इसका। आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि इसका जो है ये कौन सा जो है सेक्शन 1 के अंदर है कि इसका नाम क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका शार्ट टाइटल है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये इन्फोर्स का मैंने बता दिया। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। जब एक चीज होल ऑफ पाकिस्तान पे एक्सटेंड होती है ना, आप अपने जहन में याद रख रहे हैं ना, वो नुकता ये होता है कि वो स्पेशल और लोकल लॉ नहीं होता। तो सिविल प्रोसीजर जो कोड है CPC जो है ये ना स्पेशल लॉ है ना लोकल लॉ है, बल्कि ये जनरल लॉ है। तो ना ये स्पेशल लॉ है ना जो है लोकल लॉ है, बल्कि ये जनरल लॉ है। ये आपकी आवाज में इसको मसला फिर पड़ेगा, मैं फिर इसको उतार ही दूं। तो ये स्पेशल और लोकल लॉ नहीं बल्कि ये जनरल लॉ है। फिर जो है आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि ये प्रोसीजरल लॉ है, ये सब्सटेंटिव लॉ है, आप कहेंगे ये प्रोसीजरल लॉ है। अब हम पढ़ते हैं इसकी सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है। अब इसकी पहली जो है सेक्शन 2, उसकी सब सेक्शन 1, इनके आपने ये नाम या आपकी सेक्शन नंबर याद रखना है कि 2 सेक्शन नंबर 2 उसकी सब सेक्शन 1 का मतलब है कोड। कोड में इनक्लूड्स रूल हैं। सही लफ्ज क्या है? इनक्लूड्स रूल। कोड्स इंक्लूड रूल, ठीक है। अगर लॉ गेट में कहे कोड्स इंक्लूड ऑर्डर तो गलत हो जाएगा। ये दूसरा जो है ना
ये सेक्शन 2 और उसकी सब सेक्शन 2 डिक्री, ये बहुत कीमती है। इसमें आपने ये बातें याद रखनी है, अपने रजिस्टर में लिखें कि ये एक किसी भी कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जो कि कोर्ट सिविल एडजुडिकेशन में देती है। फॉर्मल एक्सप्रेशन सिविल एडजुडिकेशन में होता है। नंबर 3, ये पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली, लफ्ज है कंक्लूसिवली डिटरमिन करता है। या तो वो ऑल राइट्स को डिटरमिन करता है या वो किसी हद तक सम राइट्स को जो है या एनी राइट्स को डिटरमिन करता है। डिक्री प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, यानी इब्तदाई भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। और डिक्री पार्शली प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और पार्शली जो है वो फाइनल भी हो सकती है। अब लॉ गेट में आपसे बड़ी कीमती चीज पूछेगा कि इनको क्या हम डिक्री मान सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, इनको हम डिक्री, दे शैल बी डीम्ड डिक्री। डीम, हम इनको तसव्वुर करेंगे कि ये डिक्री है। पहला क्या है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डीम्ड डिक्री। नंबर 2 जो है, हमारे पास जो क्वेश्चन डिटरमिन होते हैं सेक्शन 144 सीपीसी के तहत जितने भी क्वेश्चन डिटरमिन होंगे उनको भी डिक्री माना जाएगा। उसके अलावा हम ऑर्डर 22, उसका रूल 60, 98, 99, 101 और 103, इनको भी डिक्री मानेंगे। और अब जो मैं कह रहा हूं इनको डिक्री नहीं मान सकते। वो कौन सा है, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज, एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, किसी ऑर्डर, कोई ऐसा ऑर्डर जो काबिल अपील हो, तो उससे जो अपील निकलती है उसको हम डिक्री नहीं मानते। और दूसरा क्या है, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ये अब जमीन आसमान का फर्क आ रहा है, आपको लॉ गेट में इसी में उलझाएगा कि एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट की वजह से कोई ऑर्डर डिसमिस होता है ना, वो डिक्री नहीं होता। डिफॉल्ट की वजह से कोई भी जो है वो डिसमिस हो जाए वो डिक्री नहीं होता। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डीम डिक्री होती है। रिजेक्ट हो जाएगा, बस रिजेक्ट का लफ्ज याद रखना, अगर वो है प्लेंट के साथ तो वो डिक्री होगा, अगर डिसमिसल का लफ्ज लॉ गेट में आ जाए तो वो डिक्री नहीं होता। अब है हमारे पास सेक्शन 2 और उसकी सब सेक्शन 3, क्योंकि मेरा सांस फूल रहा है, मुझे मेडिसिन खाई हुई है तो उसके लिए माजरत। तो सेक्शन 2 उसकी सब सेक्शन 3, डिक्री होल्डर किसको कहते हैं। आपने पेपर में याद रखना कि जिसके हक में डिक्री पास हुई हो या कोई ऐसा ऑर्डर जो एग्जीक्यूटेबल हो, वो सिर्फ जो है डिक्री होल्डर होता है। ऐसा ऑर्डर जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है वो डिक्री होल्डर की कैटेगरी में नहीं होता। वैसे डिक्री होल्डर तो एक किस्म का होता है, मगर जो इस डेफिनेशन में ये कहा है कि डिक्री होल्डर किसको कहेंगे, जिसके हक में डिक्री हैज बीन पास्ड एन ऑर्डर दैट इज एग्जीक्यूटेबल हैज बीन मेड, वो डिक्री होल्डर होता है। डिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट उसको कहते हैं कि ये लोकल लिमिट, देखो लफ्ज ये अपने याद रखना, लोकल का लफ्ज वो लिमिट होगी जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट जो होती है, जो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, वो क्या होगी, वो आपको डिस्ट्रिक्ट कहलाएगी, यानी जिला कहलाएगी। आजकल हम इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, यानी जिले कोर्ट जो है, पहले उसको डिस्ट्रिक्ट कहते थे, आजकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। लॉ गेट में बड़ी कीमती बात आपसे कहेगा, वो ये कहेगा कि क्या हाई कोर्ट जो होती है ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर शुमार होती है। आप कहेंगे हाँ, मगर कब, जब वो एपेलेट कोर्ट के तौर के ऊपर नहीं बैठती, बल्कि वो अपनी ओरिजिनल जो है सिविल जुरिस्डिक्शन के ऊपर बैठती। ऑर्डिनरी, ओरिजिनल, सिविल जुरिस्डिक्शन, इसको रिपीट करके देख लेना। अगर इस पे हाई कोर्ट बैठती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जिम्मे में आती है। फॉरेन कोर्ट किसको कहेंगे, सेक्शन 2 उसकी सब सेक्शन 5। अब मैं ये सेक्शन नहीं बोलूंगा, बस जो मैं अपन लफ्ज कहूंगा फिर आप आगे से ये देख लेना कि ये अगली जो है वो सब सेक्शन शुरू हो गई है। फॉरेन कोर्ट किसको कहते हैं, फॉरेन कोर्ट कहते हैं कि जो बाहर मुल्क की कोर्ट हो, जो पाकिस्तानी कोर्ट ना हो और उसको पाकिस्तान की हुकूमत ने ना तो जारी रखा हुआ, ना कंटिन्यू किया हो और ना उसको स्टैब्लिश किया हो, वो फॉरेन कोर्ट होगी। आपसे लॉ गेट में कहेगा ऐसी अदालत जो है तो लंदन में या अमेरिका में, मगर उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है या कंटिन्यू रखा है, क्या वो पाकिस्तानी कोर्ट कहलाएगी या फॉरेन कोर्ट, क्योंकि वो है तो बाहर के मुल्क में। आप कहेंगे अब वो फॉरेन कोर्ट नहीं है,
क्यों? क्योंकि उसको पाकिस्तान की हुकूमत ने वहां पे कायम किया। अगर पाकिस्तान की हुकूमत उसको कायम ना करती या उसको जारी बाहर के मुल्क में ना रखती, वो फॉरेन कोर्ट नहीं कहलाएगी। गवर्नमेंट प्लेडर किसको कहते हैं? गवर्नमेंट प्लेडर किसको कहते हैं कि जो शख्स भी प्रोवेंशनल गवर्नमेंट, देखो प्रोवेंशनल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है वो गवर्नमेंट प्लेडर कहलाएगा। जो प्रोवेंशनल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो जो कौन सा है? गवर्नमेंट प्लेडर। और इसके अलावा इसमें वो शख्स भी गवर्नमेंट प्लेडर के जिम्मे में आता है कि जो गवर्नमेंट प्लेडर की डायरेक्शन पे काम करता है, जिसको गवर्नमेंट प्लेडर कहते हैं तो मेरी डायरेक्शन पे काम करो, वो भी गवर्नमेंट प्लेडर कहलाएगा। जज किसको कहेंगे? वो यहां पे लफ्ज सिविल कोर्ट कहलाएगा। पेपर में लॉ गेट में आपको सीपीसी के पेपर में क्रिमिनल कोर्ट लिख देगा तो गलत हो जाएगा। आपने क्या कहना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। अगर वो पीपीसी का या सीआरपीसी का पेपर है तो फिर वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कहलाएगा। सीपीसी का अगर आप पोर्शन हल कर लें तो यहां पे सिविल कोर्ट ठीक होगा। जजमेंट किसको कहते हैं? जजमेंट कहते हैं कि स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और आर्डर। जो डिक्री और आर्डर की जो वजूहात जज से बयान करते हैं ना, वो जजमेंट होती है। जजमेंट डेटर किसको कहेंगे? ये बिल्कुल उल्ट है डिक्री होल्डर का। डिक्री होल्डर कौन सा था? कि जिसके हक में डिक्री पास हुई हो या ऐसा आर्डर जो एग्जीक्यूटेबल हो वो उसके हक में दे दिया गया हो। इसका उल्ट है जजमेंट डेटर, कि जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई हो या जिसके अगेंस्ट जो है ऐसा आर्डर जो एग्जीक्यूटेबल हो वो मेड कर दिया हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको कहते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कहेंगे जो मरने, कोई शख्स मर जाए, उसकी वफात के बाद जो उसकी जायदाद को के अंदर किसी भी तरह का इंटरेस्ट रखता हो, उसके अंदर कोई मफाद रखता हो, उस जायदाद को संभालता हो या उस पे जायदाद डिसॉल्व हो गई हो, यानी जायदाद की जिम्मेदारी उस पर पड़ गई हो, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे सारे के सारे। मेजनी प्रॉफिट किसको कहते हैं? कि ऐसा प्रॉफिट कि एक शख्स, लॉ गेट में आपने कहना है कि ऐसा शख्स के जो किसी की जायदाद पर नाजायज कब्जा करे, उस कब्जे के दौरान या तो उसने प्रॉफिट हासिल किया हो, नाजायज प्रॉफिट, या हासिल तो नहीं किया, उसको ताला लगा के रख दिया, ना अपने पास उसका प्रॉफिट लिया ना उस असल मालिक को देने दिया, तो ये मेजनी प्रॉफिट कहलाएंगे, यानी नाजायज मुनाफाजात कहलाएंगे। इसमें एक बड़ी कीमती बात आपसे लॉ गेट में कहेगा, वो ये कहेगा कि उस शख्स ने नाजायज कब्जे के दौरान उस जायदाद की मुरम्मत करवाई, उसकी इंप्रूवमेंट करवाई, तो अब ये इंप्रूवमेंट भी मेजनी प्रॉफिट में आती है? आपके घर नहीं, क्योंकि इस पे तो उस नाजायज कब्जा करने वाले की जेब का खर्चा हुआ, इसलिए ये उसमें नहीं आएगी। मूवेबल प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा पेपर में, तो आप कहेंगे कि ग्रोइंग क्रॉप्स जो होती हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर शुमार होती है। पेन मूवेबल प्रॉपर्टी, मोबाइल, हर वो चीज जो एक दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ग्रोइंग क्रॉप्स जो होती हैं वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको काट के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। 14 बड़ा कीमती है। आर्डर किसको कहेंगे? आर्डर का मतलब है मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का कोई भी जो हुक्म होगा वो आर्डर कहलाएगा, विच इज नॉट ए डिक्री। ये सबसे कीमती है। लॉ गेट में आपसे ऑप्शन में दे देगा विच इज ए डिक्री, गलत, विच इज नॉट ए डिक्री। शर्त ही आर्डर के लिए यह है कि वो डिक्री ना हो। 15 प्लेडर किसको कहते हैं? प्लेडर के अंदर वकील शामिल होता है, एडवोकेट शामिल होता है और हाई कोर्ट का अटॉर्नी, ये सब प्लेडर यानी वकील में शामिल होते हैं। 16 है प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? आप कहेंगे प्रिस्क्राइब्ड मीन रूल्स, ठीक है। कोर्ट्स इंक्लूड्स रूल, याद करें शुरू वाला। और 16 को भी आपने यही देखना कि इसमें प्रिस्क्राइब्ड के अंदर भी रूल शामिल हैं, आर्डर शामिल नहीं है, यानी आर्डर नहीं कहते बल्कि रूल्स कहते हैं। आपसे कहेगा कि ये पब्लिक ऑफिसर किसको कहेंगे? आप कहेंगे जज जो है वो पब्लिक ऑफिसर है। बस सिंपल वर्ड में हर वो शख्स, वो अदालत से ताल्लुक रखता हो, वो जुडिशरी से ताल्लुक रखे, वो किसी गवर्नमेंट इदारे से ताल्लुक रखे, यानी गवर्नमेंट का हर मुलाजिम पब्लिक ऑफिसर है, बस इतनी बात। 18 रूल्स किसको कहते हैं? कि आप कहेंगे रूल्स मींस द रूल्स एंड फॉर्म कंटेन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल। जो सीपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हैं, वो जो हम आर्डर वगैरह पढ़ते हैं रूल्स, वो आर मेड अंडर सेक्शन 122 और 125। 122 और 125 में जो आर्डर वगैरह जो दिए होते हैं, इसके अंदर तो ये भी रूल्स की कैटेगरी में आते हैं। आपसे कहेगा 219 में कि शेयर इन कारपोरेशन का मतलब क्या है? आप इसमें कहेंगे इसके अंदर स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक और डिबेंचर और बॉन्ड्स, ये सब के सब किस में शामिल हैं? शेयर इन कारपोरेशन में।
साइन का मतलब क्या होता है? आपसे लागत में कहेगा साइन का मतलब सिर्फ दस्तखत है, आप कहेंगे नहीं, साइन का मतलब स्टैम्प भी है। यानी कोई भी हुक्मनामा अदालत का जो उसमें डिक्री ऑर्डर सब शामिल आ जाते हैं, जब तक उस पर साइन और मोहर स्टैंप दोनों नहीं लगेगी तो वो साइन शुमार नहीं होगा। तो अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम सेक्शन 3 पढ़ते हैं। अब यहां से आते हैं कि सेक्शन 3 क्या है। हमारे पास है कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट किसको कहेंगे। लॉ गेट में आपने कहना है कि हाई कोर्ट के तहत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तहत जो निचली तमाम कोर्टें होती हैं, ये सब ऑर्डिनेशन कोर्ट है। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जितनी कोर्टें होंगी वो सारी की सारी किसकी सबऑर्डिनेट हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। और हाई कोर्ट के अंदर कौन है? हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सबऑर्डिनेट है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कोर्टें थी वो भी हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है। सेविंग का मतलब क्या है? सेक्शन 4, इसमें ये सेविंग क्लॉज है, इसमें कहा कि नो इफेक्ट स्पेशल या लोकल लॉ। इसमें ये कहा कि सीपीसी, एक तरफ सीपीसी आ जाए और एक तरफ स्पेशल लोकल लॉ आ जाए तो हम सीपीसी की बात नहीं मानेंगे, बल्कि लोकल और स्पेशल लॉ की बात मानेंगे। सिंपल वर्ड में सीपीसी आने से स्पेशल और लोकल लॉ पे कोई असर नहीं पड़ा, नो इफेक्ट हुआ। 5वां है एप्लीकेशन टू रेवेन्यू कोर्ट। आपसे लागत में कहेगा कि इसकी एप्लीकेशन रेवेन्यू कोर्ट में होती है, आप कहेंगे हाँ, सीपीसी की जो सेक्शंस होती हैं उसमें अमेंडमेंट करके उसको रेवेन्यू कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। आपसे कहेगा कि 6, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या है, और आप कहेंगे कोई भी अदालत उस मुकदमे को नहीं ले सकती जो उसकी पिक्यूनरी यानी माली जुरिसडिक्शन से ऊपर हो जाए। एक कोर्ट को फॉर एग्जांपल 5 लाख का मुकदमा सुनने की इजाजत है, तो वो ऐसा कोई मुकदमा नहीं लेगी जो 10 लाख का हो, बल्कि अपनी जो उसकी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है उसी का मुकदमा लेगी। लागत में एक बड़ी आपसे कीमती बात करेगा, वो ये कहेगा कि जिस टाइम कोर्ट ने मुकदमा लिया उस टाइम तो फॉर एग्जांपल 5 लाख का था, अब वो मुकदमा 2-3 साल चलता ही है ना, जब वो चल रहा था तो उसकी कीमत 1 करोड़ हो गई, तो अब क्या ये मुकदमा सिविल कोर्ट से छीन लिया जाएगा क्योंकि उसकी तो जुरिसडिक्शन 5 लाख की है? आप कहेंगे जो लेटर चेंज आ जाती है उसको हम कोई काउंट नहीं करते, सिर्फ जब मुकदमा दायर करते हैं, इंस्टीट्यूट करते हैं, तब देखा जाएगा कि उसकी लोकल जुरिसडिक्शन में आता है या नहीं। उस टाइम 5 लाख होना जरूरी था फॉर एग्जांपल उस कोर्ट का, और उसके बाद वो अरबों खरबों की हो जाए तो वो मुकदमा वही कोर्ट सुनेगी जब उसकी कीमत 5 लाख थी, तब हमने उसको दायर किया था। 7 और 8 ओमिटेड है। 9 है कोर्ट टू ट्राई सिविल सूट अनलेस बार्ड। ये बड़ा कीमती है, बस आपने इतना ध्यान में रखना, जब तक खुले लफ्जों में एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली सिविल कोर्ट को मना नहीं करेंगे कि आपने मुकदमा नहीं सुनना, सिविल कोर्ट उसको सुनती रहेगी। नंबर 2, आपसे कहेगा कोई ऐसा मुकदमा कि जिसके अंदर कोई रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी हो मगर उसका ताल्लुक ऑफिस से भी हो, तो क्या वो मुकदमा सिविल कोर्ट सुनेगी? आप कहेंगे हाँ। क्यों? कि उसमें रिलीजियस राइट और सेरेमनी जुज़वी तौर पर है, कंप्लीटली तौर पर नहीं है। हाँ, कंप्लीटली मुकदमा ही मजहबी नोयत का हो तब नहीं सुनेगी, हाँ पार्शली तौर पर अगर हो फिर उसको सुन लेगी। आपसे सेक्शन 10 है स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10 को हम कहते हैं रेस सब जुडिस और सेक्शन 11 को कहते हैं रेस जुडिकाटा। इन दोनों को मैं इकट्ठा पढ़ाता हूं। सेक्शन 10 रेस सब जुडिस का मतलब है और सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा में दोनों में एक ही जैसी बात है कि एक जैसी पार्टियां हो, जैसे मैं और राणा साहब, एक जैसी जायदाद हो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला घर, और एक ही टाइटल हो, मैं कहता हूं मेरा कब्जा, वो मेरी जायदाद, वो कहता है मेरी जायदाद। सेक्शन 10 में बस ये याद रखना वो मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हुआ, और सेक्शन 11 में वो मामला डिसाइड हो चुका है। देखो, एक जैसे बंदे या उनके नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव, या खुद बंदे या उनके नुमाइंदे, और एक जैसी जायदाद, एक जैसा सब्जेक्ट मैटर और एक जैसा टाइटल, यानी कि हम कहते हैं मेरी जायदाद, वो कहता है मेरी जायदाद। सेक्शन 10 में उसके अंदर वो क्या होगा कि वो नो डिसाइडेड है, केस डिसाइड नहीं हुआ बल्कि पेंडिंग है, और रेस जुडिकाटा में केस डिसाइडेड है। अब सेक्शन 10 में क्या है? 10 में ये कहती है कि जो पहली किसी अदालत में एक जैसे मामलात को लेकर मुकदमा चल रहा है तो दूसरी अदालत मुकदमा ले तो लेगी, बड़ा कीमती, ले तो लेगी, मगर उस पे कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं करेगी, अदालती कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि उसको स्टे ऑर्डर दे देगी कि जब तक पहली अदालत का फैसला नहीं आता
तब तक मैं इसका फैसला नहीं करूंगी। देखो मुकदमा ले लेगी, बड़ा कीमती ले लेगी। सेक्शन 11 में लेगी ही नहीं, क्यों कि मामला पहली कोर्ट में डिसाइड हो चुका है, एक अदालत ने एक मामले को फाइनल कर दिया, तो उसकी अपील तो हम आगे कर सकते हैं मगर उसके खिलाफ दूसरा नया मुकदमा दायर नहीं कर सकते। बस ये फर्क था। कीमती क्या है, दोनों में एक जैसी बातें क्या है, एक जैसी पार्टी, एक जैसी जदाद, एक जैसा टाइटल। सेक्शन 10 में याद रखना केस पेंडिंग है पहले वाली अदालत में, और सेक्शन 11 में कि वो केस डिसाइडेड है। सेक्शन 10 में अदालत मुकदमा ले लेगी, सेक्शन 11 में लेगी ही नहीं। ठीक है, तो अब है हमारे पास 12 बार टू फर्दर सूट। वो कहते हैं कि ये वाले जो मुकदमे होते हैं इन पे फर्दर सूट पे बार है, यानी फॉर एग्जांपल खास तौर पे इसमें 12 दो बड़ा कीमती है कि अगर किसी शख्स ने फ्रॉड के जरिए से, मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए से, जबर के जरिए, फोर्स के जरिए, जुल्म के जरिए, किसी भी जरिए से अगर कोई डिग्री हासिल कर ली है तो उस डिग्री के खिलाफ हम नया मुकदमा दायर नहीं करेंगे, बल्कि उसी कोर्ट में जिसने डिग्री जारी की है उसमें 12(2) की एप्लीकेशन देंगे कि यह मुकदमा फ्रॉड से हुआ। तो याद रखें 12(2) बार करता है, रोक देता है कि नया मुकदमा दायर नहीं होगा, बल्कि हम दरखास्त देंगे 12(2) की कि ये जो डिग्री आपने जारी की है अदालत जनाबे वाला वो आपसे गलती से हुई है, या हाँ इसमें यह भी है कि उस कोर्ट के खिलाफ भी हम दे सकते हैं कि आपने जो ये डिग्री जारी की है आप तो उसको जारी करने की अथॉरिटी नहीं रखते, तो उसमें भी 12(2) की एप्लीकेशन आएगी, न्यू सूट दाखिल नहीं होगा। अब हम आते हैं 15 पर, 13-14 नहीं, आपके सिलेबस में 15 है। इंस्टीट्यूशन इन लोअर कंपिटेंट कोर्ट आपसे कहेगा हम अपना मुकदमा किस अदालत में दायर करते हैं, क्या असूल है। आप कहेंगे वो सबसे निचली अदालत में हमें मुकदमा दायर करना जो कंपिटेंट हो, सबसे लोअर कोर्ट हो और कंपिटेंट कोर्ट हो, उसके अंदर हम मुकदमा दायर करते हैं। आगे है 16 इंस्टीट्यूशन वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। 16 में यह कह दिया गया जहां पर आपकी जायदाद हो उसी अदालत के इहाते के अंदर उसी की जुरिस्डिक्शन में आप मुकदमा दायर करेंगे, मगर 16C में, सेक्शन 16 उसकी क्लास सी में सिर्फ एक और रियायत दे दी कि आप मुकदमा वहां तो दायर करें जहां पे आपकी जायदाद सिचुएट है, मगर हम आपको एक और रियायत देते हैं। वो रियायत यह है कि जहां पे डिफेंडेंट रहता हो पर्सनली या कैरी ऑन बिजनेस करता हो, उसका कोई कारोबार हो, रहता खानपुर में है, कारोबार भावलपुर में है, या पर्सनली वर्क फॉर गेन या खुद जाती तौर पे कोई मेहनत मजदूरी कोई भी जॉब करता हो, तो वहां पर भी आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो 16 की तमाम क्लासेस में क्या है, जहां पे सब्जेक्ट मैटर होगा, जहां पे जायदाद होगी, सब्जेक्ट मैटर कहते हैं जायदाद को, जहां पे जायदाद सिचुएट है वहां पे आप मुकदमा दायर कर दें। 16 की सब क्लास सी में क्या कहा गया कि वहां तो दायर कर सकते हैं जहां पे आपकी जायदाद है, मगर इसके अलावा वहां पे भी कर सकते हैं, एक रियायत, एडिशनल रियायत दे दी गई, जहां पे सब्जेक्ट में, जहां पे डिफेंडेंट रहता हो या कैरी ऑन बिजनेस करता हो या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो। 17 में है हमारे पास कि प्रॉपर्टी सिचुएट इन डिफरेंट कोर्ट। लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कैसी प्रॉपर्टी है जिसका कुछ हिस्सा एक अदालत में आता है और कुछ हिस्सा दूसरी अदालत में आता है, आप किस अदालत में मुकदमा दायर करेंगे। आप कहेंगे उन दोनों अदालतों में से हम किसी भी अदालत में दायर कर दें जिस अदालत में उसका कुछ हिस्सा लगता हो। 18 में कहेगा कि उसकी जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन है, एक ऐसी कोर्ट, एक ऐसी जायदाद है जिसका पता ही नहीं चल रहा कि हम उसका मुकदमा किस अदालत के अंदर दायर करें, तो उसको हम कहां दायर करेंगे। आप कहेंगे उसको हम कोई भी कोर्ट जो ये समझे कि ये मुकदमा मैं ले सकती हूं तो रीजन लिखने की पाबंद होगी। रीजन लिखेगी कि मुझे लगता है कि ये मेरी अदालत के हाथे में आता है, तो कोई भी कोर्ट उसको ले सकती है वो, और उसकी जो जारी की हुई डिग्री होगी वो पूरी वैलिड होगी। तो ये कहेगा उसकी डिग्री वैलिड होगी, आप कहेंगे हाँ। 19 में है कि रॉन्ग टू पर्सन आर मूवेबल। वो कहेगा कि जो रॉन्ग टू पर्सन और जो मूवेबल है, ऐसी आपकी प्रॉपर्टियां कि जो आपने किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया हो या किसी की प्रॉपर्टी के खिलाफ कुछ आपने किया हो, तो वो आप कहां पर कर सकते हैं रॉन्ग टू, तो आप कहेंगे जहां प्रॉपर्टी सिचुएट हो या जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट हो या कॉज ऑफ एक्शन रहा हो। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो कराची में रहता है, उसने बंदा जाके मारा, पीटा उसको कोयटा के अंदर,
तो अब वो कोयटा वाला बंदा या तो कोयटा में केस दायर कर दे या कराची में कर दे, क्योंकि कोयटा के अंदर काज ऑफ एक्शन हुआ और बंदा रहता कहां पर है, कराची में, वहां पे भी दायर हो सकता है। 20 है हमारे पास के अदर सूट, वो कहां पर होंगे। इसके अलावा जब हमने अभी तक ऊपर पढ़े वो सारे सूट कहां पे होंगे, जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड हो यानी रिहायश रखता हो या कैरी ऑन बिजनेस करता हो या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो। अब 20 के बाद आपका सेक्शन 47 शामिल है। आपसे लॉ गेट में कहेगा, ये बड़ा कीमती है, कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या होती है। आप कहेंगे वो कोर्ट के जो डिक्री जारी होने के बाद उस पर अमल दरामद करती है, डिक्री पे एग्जीक्यूशन करवाती है, उसको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहते हैं। वो तमाम उन मामलों को जिनका ताल्लुक डिक्री के डिस्चार्ज से, उसकी सेटिस्फेक्शन से और उसके एग्जीक्यूशन से हो, वो तमाम मामले वो कोर्ट डील करेगी। दोबारा देखें, कोर्ट जो फैसला डिक्री जारी होने के बाद जिस पे अमल दरामद करवाने वाली कोर्ट है फैसले की, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। डिक्री जारी होने के बाद, फिर मैं कह रहा हूं बाद, फिर मैं कह रहा हूं बाद, पहले नहीं, बाद में जो सवालात उठेंगे, जो मामलात उठेंगे, जो लड़ाई झगड़े, जो मामलात होंगे, वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगा। लॉ गेट में आपसे कहेगा कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एडिशनल कोर्ट फीस लगा सकता है या कोर्ट फीस जो पहले दी थी उसमें कमी कर सकता है। आप कहेंगे हां, ये सब वो कर सकता है, इसको बहुत पावर है। आगे है आपका 75 में यह कहा गया कि पावर टू इशू कमीशन। आपसे लॉ गेट में कहेगा कमीशन किस किस चीज में जो है इशू होता है। आप कहेंगे कोर्ट कमीशन इशू करती है किसी भी मामले को सेटल करने के लिए, यानी किसी भी सिविल मामले की नोयत को देखने के लिए, जदाद की पार्टीशन को देखने के लिए, या लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लॉ गेट में आपको गलत कहेगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गलत, वो लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो कमीशन जारी करती है हमारे पास। अब है हमारे पास 96 अपील फ्री फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। आपसे कहेगा ओरिजिनल डिक्री के खिलाफ जो अपील होती है वो क्या है। आप कहेंगे एवरी डिक्री इज अपीलेबल। बस एवरी का लफ्ज याद रखना। अगर वो कहेगा सर्टेन डिक्री आर अपीलेबल, आप कहेंगे गलत। आपसे कहेगा सम डिक्री आर अपीलेबल, गलत। एवरी डिक्री, एवरी का लफ्ज याद रखना कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल। इसमें एक और चीज है कि कंसेंट डिक्री अपीलेबल होती है, यानी जो पार्टियां अपनी रजामंदी से कहें जज साहब हम इस मामले पे रजामंद है, बस हमारा फैसला कर दें, तो उस डिक्री क्योंकि उन्होंने अपने जानबूझ के खुद फैसला करवाया था, वो डिक्री अपीलेबल नहीं होती आम हालात में। मगर जब प्रैक्टिस में आप आएंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें भी फिर आप कोई ना कोई नुक्ता निकाल लेते हैं कि ये तो जो गलत बयानी से की गई थी या ये वो डिक्री नहीं है जो हम चाहते थे, यानी लॉ गेट की हद तक कि कंसेंट डिक्री अपीलेबल नहीं होती। आपसे कहेगा कि जो 104 है सेक्शन, ये मैं आपको इसमें से दिखा दूं कि 104 जो सेक्शन है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल हैं। डिक्री तो अपीलेबल थी ही, ऑर्डर भी अपीलेबल होते हैं। कौन से ऑर्डर? जो ऑर्डर 43 हम आखिरी ये देखेंगे, ये वाला, ये तमाम ऑर्डर अपीलेबल होते हैं। और वो ऑर्डर जो सेक्शन 104 में दिए हैं वो कौन कौन से हैं? ऑर्डर ये सेक्शन 35A ये अपीलेबल ऑर्डर है। सेक्शन 47 के तहत जो होंगे मामलात वो अपीलेबल हैं। सेक्शन 95 के तहत होंगे वो भी अपीलेबल हैं। और वो ऑर्डर जो ऑर्डर 43 के अंदर आएंगे वो सारे के सारे अपीलेबल हैं। आगे है हमारे पास रिवीजन। रिवीजन किसको कहते हैं? रिवीजन कहते हैं जहां पर कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जिनके अंदर अपील होती ही नहीं। याद रखना, जहां पे अपील नहीं होगी आंखें बंद करके कह देना वहां पे रिवीजन लाजमी होगी, निगरानी होगी। कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं जहां पे अपील है मगर आपको इजाजत है कि आप अपील कर दें या रिवीजन कर दें। अब रिवीजन क्या होता है? रिवीजन होता है निचली कोर्ट के खिलाफ ऊपर वाली कोर्ट में जाके आपने ये कहना कि देखो निचली कोर्ट ने मेरा फैसला सही नहीं किया। इसको रिवीजन कहते हैं कि निचली कोर्ट के खिलाफ ऊपर की कोर्ट में जाना। जबकि रिव्यू जो होता है 114 जो सेक्शन है उसमें क्या है? उसका मतलब है कि जिस कोर्ट ने आपका फैसला दिया है उसी को रिव्यू कहें, नजरसानी करें। जज साहब आपने जो फैसला दिया इस पे देखें थोड़ी सी गलतियां हैं, ये देखें, वो रिव्यू। और 115 जो है वो रिवीजन कि उसी कोर्ट के पास नहीं जाएंगे बल्कि अगली कोर्ट पे जाएंगे कि देखो निचली कोर्ट ने आपका मामला, इसलिए मामला सही नहीं किया। 151 इनहेरेंट पावर, कि जो इनहेरेंट हमारे पास पावर है वो क्या है?
इनहेरेंट पावर कोर्ट, सिविल कोर्ट को भी होती है और क्रिमिनल कोर्ट की भी होती है। 561 ए जो है वो क्रिमिनल कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, और जो हाई कोर्ट की, और जो ये हमारे पास है 151 सेक्शन जो सीपीसी के है, ये सिविल कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। इनहेरेंट पावर का मतलब ये है, इस पे ना तो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट कोई करेगा, आपसे पूछेगा लॉ ऑफ लिमिटेशन इसके ऊपर असरअंदाज करेगा, इसको रोक सकता है, कहेंगे नहीं। बस सिंपल ये देख लें, ये सिविल कोर्ट का एक ऐसा हथियार है कि वो किसी भी सेक्शन की फिर परवाह नहीं करेगी, किसी ऑर्डर की परवाह नहीं करेगी। जब अपनी आई पर आ जाएगी, वो देखेगी कि जहां पर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हुआ, वो अपनी इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके जो चाहे कर दे। तो ये है उसमें। उसके बाद हमारे पास है अब ऑर्डर। हमने सेक्शन सारे पढ़ ली, ये 10 नंबर के थे। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 10 नंबर के। ऑर्डर 1 हमें ये बताता है पार्टी टू सूट, ये हमें बताता है कि मुकदमे में पार्टियां कौन कौन सी होती हैं। ऑर्डर 1 रूल 1 ये कहता है कि ज्वाइंट प्लेंटिफ, इसमें हमें ये कहता है कि क्या एक मुकदमे में एक जैसे जो प्लेंटिफ हैं वो कितने प्लेंटिफ हम उसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। आप सैकड़ों कर दें, मगर उन सब में या तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो। बस ये, या तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो। सिंपल वर्ड में उन सब के साथ एक जैसे बंदे ने एक जैसी कहानी बीती हो। यानी एक प्लाट, एक टाउन किसी ने काटा और उसने 1000 बंदों से धोखा कर लिया, तो वो एक ही बंदे के खिलाफ केस करने जा रहे हैं ना, तो वो अलग अलग वकील ना करें, बल्कि एक ही मुकदमा करके एक ही वकील को पैसे दे दो, उनकी बचत हो जाएगी। इसको ज्वाइंट प्लेंटिफ कहते हैं। रूल 2 में कहेगा कि सेपरेट ट्रायल। क्या जज साहब कहेंगे कि उन बंदों ने तो 100 बंदों ने एक मुकदमा दायर किया, कि जज साहब कह सकते हैं कि मैं इनमें 30 बंदे हैं उनका अलग चलाऊंगा और इन बाकियों का अलग चलाऊंगा? हाँ, आप कह सकते हैं। जब जज साहब को ये लगे कि इससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, या अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो मैटर डिले हो जाएगा, वो कर सकते हैं। चौथा, सेपरेट जजमेंट। क्या जज साहब इनके खिलाफ जो ये मामला हुआ है इनके बारे में अलग अलग फैसला दे सकते हैं? देखो, मुकदमा तो इकट्ठों ने दायर किया, हाँ, हर एक का अलग अलग फैसला दे सकते हैं। 5वां, डिफेंडेंट नो नीड इन ऑल रिलीफ। चौथा है कि सेपरेट जजमेंट है, ये आ गया। हाँ, तीसरा मैंने बताना भूल गया कि ज्वाइंट डिफेंडेंट, जिस तरीके से ऊपर प्लेंटिफ जो थे वो ज्वाइंट हुए हैं, तो इस तरह डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उस प्लाट के जो पार्टनर थे वो 30 थे, तो वो 30 कहें जी हमारे खिलाफ तो मुकदमा दायर हुआ, अलग अलग वकील कहां पे करें, एक ही मुकदमा दायर करते हैं, उसमें एक वकील कर लेते हैं। तो प्लेंटिफ भी ज्वाइंट तौर के ऊपर एक ही मुकदमा कर सकते हैं और डिफेंडेंट भी ज्वाइंटली तौर पर एक मुकदमा कर सकते हैं। और 4 में ये कहा गया कि अगर जज साहब चाहें तो प्लेंटिफ के बारे में भी और डिफेंडेंट के बारे में अलग अलग फैसला दे सकते हैं। 5वां है कि डिफेंडेंट नो नीड इन ऑल रिलीफ क्लेम। ये जरूरी नहीं कि वो डिफेंडेंट तमाम मामलात के अंदर ही गिल्टी हो। उसके 30 पार्टनर थे, जो एक पार्टनर है उसने एक्टिव होकर धोखा किया, दूसरे ने एक्टिव होकर नहीं किया। यानी ये जरूरी नहीं कि जो प्लेंटिफ है उस पर जितने इल्जामात लगाए गए हैं सारे इल्जामात उस पर हैं तो वो प्लेंटिफ बनेगा, वो डिफेंडेंट बनेगा। यानी जो डिफेंडेंट है उस पर जब सारे के सारे इल्जामात होंगे तो डिफेंडेंट बनेगा, वरना नहीं। सिंपल वर्ड में, एक डिफेंडेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि उस पर सारे इल्जामात होंगे तो उसको डिफेंडेंट बनाएंगे, वरना नहीं। हम चाहें तो उसको 1-2 मामले के अंदर भी घसीट सकते हैं, बाकी मामले तुक्के के साथ लगा दे कि इसने ये भी किया, वो अदालत देखती रहती है। 6, ज्वाइंटर लाइएबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं जो ज्वाइंट जो कर रहे हैं ना वो लाइएबल सेम कॉन्ट्रैक्ट हो, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हो ना, उनका जो मुआहदा वो एक जैसा हो। ये नहीं कि मेरा प्लाट तो जो है वो उसका धोखा हुआ खानपुर में, दूसरे बंदे का प्लाट का हुआ भावलपुर में, तो ये नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक जैसा होना चाहिए। हमारे पास है कि 7वां, प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम हुम क्लेम। प्लेंटिफ ये सोचता है कि यार ये 30 पार्टनर है, मुझे क्या पता मेरे से धोखा किसने किया। तो अगर वो डाउट में है, रूल 7 कहता है आप सबको शामिल कर दें, जिस पे आपको शक है सबको शामिल कर दें, अदालत खुद देखेगी किसने आपके साथ किया। 8 के अंदर है कि सू या सूड ऑन बिहाफ अदर। ये बड़ा कीमती, रूल 8 और रूल 12 एक दूसरे का उल्ट है। रूल 8 में ये कहता है कि जो बंदे, वो जो हमारे साथ 100 बंदों के साथ धोखा हुआ था, उन 100 की जगह पे हम ये कहें भाई हम तो मसरूफ हैं, हम तो नहीं आ सकते, तुम हमारी तरफ से अकेला मुकदमा दायर कर दो। ये 8 है। और जो 12 है वो बिल्कुल उल्ट है, वो ये है कि मुकदमा हमने सब ने इकट्ठा दायर किया,
मगर पेशी पे हमने ये कहा कि हम नहीं आ सकते भाई, पेशी पे तुम अकेले जाया करो। तो 8 रूल ये बताता है कि मुकदमा सबकी तरफ से कोई एक बंदा दायर कर सकता है, बाकी वो सामने आए ना। और 12 ये कहता है कि सब ने मुकदमा तो इकट्ठा दायर किया, मगर पेशी पे कोई एक आ जाए, मगर रिटर्न इजाजत लेनी पड़ेगी और कोर्ट से कहना पड़ेगा ये पेशी पे नहीं आ रहे, इनकी जगह पे मैं आ रहा हूं, ये रिटर्न का स्टेटमेंट है। अब है नो, मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर किसको कहते हैं? गलती से किसी बंदे का नाम आ गया हो या ना आया हो। अब दो तरह की पार्टी होती हैं। एक पार्टी वो होती है कि जो कि नेसेसरी पार्टी है, जिसका मुकदमे में होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो मुकदमे का सही इंसाफ नहीं हो सकता, ये नेसेसरी पार्टी। और एक होती है प्रॉपर पार्टी। प्रॉपर पार्टी ये कि उसका मुकदमे में हो या ना हो इतना फैसला नहीं, उस मसला नहीं होता। तो ये है, अगर ये मिस ज्वाइंडर हो, गलती से कोई नाम आ गया तो मिस ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंडर जिसका नाम आना था और वो ना आया, वो नॉन ज्वाइंडर। तो लॉ एक्ट में आपसे कहेगा रूल 9 के तहत, ऑर्डर 1 रूल 9 के तहत मिस ज्वाइंडर जो नॉन ज्वाइंडर है, ये जो लोग हैं इनसे कोई मुकदमे पे इफेक्ट पड़ता है? आप कहेंगे नहीं पड़ता। मेन मामला तो ये ना कि प्लाट पे धोखा हुआ। अब ये नहीं कि भाई आसिफ के साथ हुआ, ये किसके साथ हुआ, ये अलग चीज है। तो मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर का फैटल इफेक्ट नहीं पड़ता मुकदमे पे, बस ये याद रखना। 10 है स्टक एड या स्टक आउट पार्टी। 10 ये कहता है कि जो मुकदमे में हमने कोई गलत बंदे डाल दिए थे या जो बंदे नहीं डालने थे, जो डालने चाहिए थे, क्या उनको ऐड कर सकते हैं और गलतों को निकाल सकते हैं? यानी एडिशन ऑफ पार्टी, स्टक ऑफ पार्टी कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। 11 कंडक्ट ऑफ सूट। 11 में यह है कि जब अब जो हम 100 बंदे गए थे, अब जज से आप किसी एक बंदे के ऊपर कंडक्ट ऑफ सूट डालेंगे, वो देखेंगे ये वाले जो बंदे ये प्रॉपर है, इन पे इस मुकदमे की मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं, ये कंडक्ट ऑफ सूट कहलाता है। 12 है अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ अदर। वही वाला जो मैंने बता दिया कि पेशी, अपीयरेंस, वो है सू या सूड। ये 8वां है सू या सूड ऑन बिहाफ अदर, कि मुकदमा करो या जिनके मुकदमा किया गया है किसी और के बारे में, यानी रिप्रेजेंटेटिव बन के करना। और यहां पे अपीयरेंस, पेशी पे आना ऑन बिहाफ ऑफ अदर, दूसरों की तरफ से। 13वां है ऑब्जेक्शन टू नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर। जो हमने कहा था कि गलती से नाम आ गए थे या नहीं आए थे, 13 रूल ये कहता है कि अगर आपने एतराज उठाना है तो अर्लेस्ट अपॉर्चुनिटी पे उठाना पड़ेगा, मुकदमे के इब्तदाई हिस्सों में उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि केस अब हो चुके हैं, जानबूझ के पहले सोते रहे, एंड में कहा ठीक है जी हम ये करते हैं। तो हमारा ऑर्डर 1 खत्म हुआ। अब हम ऑर्डर 6 पढ़ रहे हैं। याद रखना ऑर्डर 6 प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों के बारे में है, जबकि ऑर्डर 7 सिर्फ प्लेंट के बारे यानी दावे के बारे में, और ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट यानी जवाब दावे के बारे में है। प्लेंट यानी दावा और रिटन स्टेटमेंट यानी जवाब दावा, इन दोनों को प्लीडिंग कहते हैं। तो रूल 1 हमें ऑर्डर 6 रूल 1 ये बताता प्लीडिंग किसको कहेंगे, इसमें दावा यानी प्लेंट और जवाब दावा यानी रिटन स्टेटमेंट दोनों शामिल है। रूल 2 कहता है ओनली स्टेट मटेरियल फैक्ट। वो ये कहता है कि आपने दावे में इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, कानून की शकें नहीं लिखनी, कानून की दफात नहीं लिखनी, सिर्फ हकायक बयान करने मेरे साथ जुल्म क्या हुआ बस, बाकी घुमा फिराना नहीं है, टू दी पॉइंट बात करनी है, यानी ओनली मटेरियल फैक्ट लिखने। रूल 3 कहता है फॉर्म ऑफ प्लीडिंग। आपने जो फॉर्म होते हैं प्लीडिंग के उसके मुताबिक ही लिखना है, यानी कोर्टों के अंदर जो दस्तावेजात लगते हैं छपे छपाए, यानी वो जो है प्लीडिंग के साथ उसके बारे में है सिंपल वर्ड में, वरना इसकी डिटेल आगे है, मगर आपकी लॉ एक्ट की हद तक इतना काफी है। रूल 4 है पार्टिकुलर टू बी गिवन व्हेन नेसेसरी। यहां पे कहा कि ऊपर तो कहा था कि सिर्फ आपने मटेरियल फैक्ट बताना है, टू दी पॉइंट बात बतानी है, रूल 2 में कहा। रूल 4 उसका उल्ट कहता है, वो कहता है अगर कहीं पर जरूरी हो कि आपको पूरी तफसील देनी पड़े तो आप उसकी तफसील देंगे जब नेसेसरी हो। 5वां है कि फर्दर या बेटर स्टेटमेंट। ये किसको कहते हैं, जज साहब के पास हमने केस दायर किया, जज साहब को समझ ही नहीं आ रहा झगड़ा असल में क्या है, तो वो क्या कहेंगे, फर्दर यानी मजीद, बेटर अच्छी स्टेटमेंट, मुझे दोबारा लिख के ला के दो, मुझे समझ नहीं आ रहा काज ऑफ एक्शन क्या हुआ है, मैं किस चीज के ऊपर ये करूं, तो फिर वो ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद 6 कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब यह कि मुकदमे के अंदर में यह भी तो देखना है कि 2 पार्टियों का जो मुआहदा हुआ, मैंने कहा कि मुझे आप चावलों की ये बोरियां दे दें 10, मैं आपको 20,000 देकर जाता हूं, बकाया आपको बाद में दे दूंगा। तो उस बंदे ने मुझे चावलों की बोरी नहीं दी, तो अब मैं उस पर जो केस दायर कर रहा हूं, मैं ये तो देखूं कि क्या मैंने अपनी ड्यूटी अदा की, जो उसके बाकी 80,000 बचते थे
तो क्या मैंने 80,000 उसको दिए हैं या मैं देने के लिए तैयार हूं? यानी सिंपल वर्ड में, क्या दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी ड्यूटी निभाई है या नहीं? जिसने नहीं निभाई उसके खिलाफ केस बनता है। मैंने कोई ड्यूटी निभाई ही नहीं, उसको 1 रुपया तक दिया ही नहीं, उसने मेरे पास चावलों की 2 बोरियां भी भेज दी, फिर भी उसके खिलाफ केस कर दूं? ये नहीं होगा। उसके बाद है कि डिपार्चर। वो ये कहता 7वें में कि आप अपनी जो दावे में लिख देंगे ना, वो लकीर पे फकीर हो जाता है, पत्थर पे लकीर हो जाता है। उसको सिर्फ आप अमेंडमेंट के जरिए तो मिटा सकते हैं, कोर्ट की इजाजत के साथ कि मुझसे ये मामला इस तरह हो गया, मैं करूं। तो इसलिए 7 रूल ये कहता है कि सोच समझ के लिखो, आप डिपार्चर नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते फिर इससे। तो इसलिए आप क्या करें, जो लिखें उसको अच्छे तरीके से लिखें। हाँ, कोई फिर मिस्टेक हो जाए बाय खता, तो उसको फिर हम अमेंडमेंट के जरिए, सिर्फ कोर्ट की इजाजत अमेंडमेंट के जरिए करेंगे, वरना नहीं। 8वां कहता है डिनाइल फ्रॉम ईच क्लेम। वो कहता है जब आप पे जो इल्जाम लगाया गया ना, आप उससे डिनाइल हर क्लेम पे करेंगे, क्योंकि ये दोनों को लेकर चल रहा है रूल 6, प्लेंट को भी, रिटर्न स्टेटमेंट को। तो ये कहेगा कि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया, एक बंदा कहता है मैंने उसको 1,60,000 रुपए दिए, अब आप ये नहीं कहेंगे मुझे कोई पैसे नहीं दिए, नहीं, लिखेंगे 1,60,000 मुझे इसने नहीं दिया, यानी पूरी बात बताएंगे, खाली यूं नहीं कि बस ये है। उसके बाद है मटेरियल डॉक्यूमेंट स्टेट ब्रीफली। वो कहता है कि जो मटेरियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपने ब्रीफली बताना है। मिसाल के तौर के ऊपर आपके केस के अंदर डॉक्यूमेंट ए, डॉक्यूमेंट बी, डॉक्यूमेंट सी, ये सारे के सारे उस केस से जुड़े हैं, तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात इतनी देनी है कि जज साहब के लिए सफिशिएंट हो जाए। 10वां है कि मैलिस या नॉलेज, ब्रीफली स्टेट। जहां पर मुकदमा इस नोयत का हो कि जहां पे मैलिस हो, दुश्मनी का मुकदमा हो, फ्रॉड का हो, किसी और चीज का हो, या ये हो कि ये बंदा जानता था इस चीज को, जानबूझ के इसने ऐसा किया, वहां पर आपको उसकी इतनी बात बतानी पड़ेगी कि ताकि जज साहब को समझ आ जाए कि नहीं, ये वाकई इसके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, बल्कि मैं उसको ब्रीफली स्टेट करेंगे। 11 है नोटिस ऑफ नॉलेज एज अकरेंस। 11 में है कि इस बंदे को वकूए के बारे में, अकरेंस के बारे में नॉलेज था, नोटिस था, इस तक इतला पहुंची थी, ये जरूरी है। तो ये आप बताएंगे मुकदमे में कि मैं इस बंदे को इस चीज की नोटिस था, इसके बावजूद इसने ऐसा किया। 12 है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सीरीज ऑफ लेटर। बड़ा अहम है। मैंने अपने दोस्त को खत लिखा, मैं अपना प्लाट 1 करोड़ का बेचना चाहता हूं। उसने जवाब दिया यार 1 करोड़ का तो नहीं, मुझे आप इस तरह करें 70 लाख का दें। मैंने दोबारा कहा नहीं 70 नहीं 80 लाख का। उसने दोबारा कहा 80 नहीं 85 लाख का। फिर मैंने कहा नहीं इस तरह करें कि 90 लाख का। उसने कहा चलो डन है। अब ये जो सीरीज जारी है, काउंटर पार्ट में जो हो रहा है, ये सारा का सारा उसका हिस्सा है कि हम बताएंगे कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इस लेटर में ये कहा। तो ये काउंटर पार्ट जो लेटर की जो सीरीज है, वो मुकदमे का डॉक्यूमेंट होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं। उसके बाद है नो नीड ऑफ मटेरियल इन फेवर या ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी इसमें यह कहा गया कि आपको यह जरूरी नहीं है कि हर वो बात जो आपके हक में जाती है आप उस पर अड़ जाएं कि नहीं ये ही मेरे बारे में हुआ, नहीं, बल्कि आप क्या करें, सिंपल बात करें। अब मैं ये कहूं कि इस बंदे ने अपनी बच्ची की शादी के लिए मुझसे जो है 50 लाख लिए, तो अब मैं ये ना बताऊं कि ये बंदा इस तरह इसको जरूरत थी, ये फला जगह पे बैठा, हमने चाय पी, हमने बैठ के इस तरह डिस्कस की। ये छोटी मोटी बात नहीं, सिर्फ ये कि इसको जरूरत थी, भाई इसने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए, बस ये। उसके बाद है 14 प्लीडिंग टू बी साइंड। इसमें यह कहा जो आप दावा लिखेंगे या जवाब दावा लिखेंगे उस पर साइन होना जरूरी है पार्टी के। 15 है कि वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। ये बताता जब आप दावा लिख ले, दावा हो या जवाब दावा, उसकी वेरिफिकेशन करनी है कि आज खानपुर में फॉर एग्जांपल 6 जनवरी को या 2 जनवरी 2001 को मैंने अपने होशो हवास में जो ये मरातब लिखवाए हैं, जो लिखे 1 से 10 तक जो मैंने बातें लिखी हैं, वो मेरे इल्म और यकीन हद तक बिल्कुल सही और दुरुस्त हैं। इसको वेरिफिकेशन कहते हैं। फिर नीचे अपने साइन करेगा और डेट डाल देगा। 16 है स्ट्रक आउट ऑफ स्कैंडलस मैटर। ये बड़ा कीमती। 16 और 17 में क्या फर्क है? 6-16 ये कहता है कि आपके खिलाफ जो दूसरे बंदे ने मुकदमे में इल्जाम लगाए ना, उनको आप हटवा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो उसने मुझ पे इल्जाम लगाया ये या तो मुझे साबित करके दिखाए, वरना इसने मुझ पे इल्जाम क्यों लगाया। ये है 16।
17 है कि अपने ही मुकदमे के अंदर आप अमेंडमेंट करवा सकते, चेंज करवा सकते हैं कि आप ये कहें मुझसे गलती होगी जज साहब 17 में कि मैं लिखना कुछ और चाहता था, बाय मिस्टेक ये हो गया तो आप मुझे इजाजत दें, वो 17 है। तो 16 दूसरे के मुकदमे में चेंज करवाना, स्ट्रक आउट करवाना, और 16 में, और 17 में अपने ही मुकदमे के अंदर अमेंडमेंट करवाना। ये 18 है, 17 है, अच्छा ये 18 में ये कहा गया कि जज साहब को अपने एप्लीकेशन दी कि मैं अपने मुकदमे में चेंज कराना चाहता हूं, मगर उस एप्लीकेशन के अंदर ये मसला हुआ, जज साहब ने आपको टाइम दे दिया कि ठीक है जी आप जो है मैं आपको इतना टाइम देता हूं। अगर टाइम नहीं दिया तो 14 दिन होते हैं, याद रखना, बड़ा कीमती। 6-18 में आपसे कहेगा कि अगर जो कोर्ट में अगर जज साहब अमेंडमेंट का टाइम नहीं देते तो कितने दिन का टाइम होता है, इजाजत दे दें ठीक है आप कर लें, तो 14 दिन के अंदर अंदर आपको अमेंडमेंट करके पेश करनी है। वरना अगर जज साहब कहते ठीक है जी मैं आपको इतना टाइम देता हूं, फिर उतने टाइम में आपको देना पड़ेगा। अब लॉ एक्ट में कहेगा जज साहब ने आपको टाइम दिया और आपने उस टाइम में जानबूझकर आपने जो है उसको अमेंडमेंट नहीं की, तो अब क्या होगा, आपका मुकदमा जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, खारिज हो जाएगा। हमने 6 पढ़ लिया, अब है 7 प्लेंट, यह है दावे से मुताल्लिक। इसमें यह कहा गया कि पार्टिकुलर ऑफ प्लीडिंग पार्टिकुलर क्या होगा। सबसे पहले अदालत का नाम, ठीक है, उसके बाद आप मुद्दई का नाम यानी प्लेंटिफ का नाम, उसकी वल्दियत, उसकी कौम, उसकी रिहाइश और उसका मोबाइल नंबर। फिर डिफेंडेंट का नाम, उसकी वल्दियत, उसकी कौम, उसकी रिहाइश, अगर मोबाइल नंबर आता है तो वो लिखें। फिर नीचे आप क्या लिखेंगे कि आप अब उस मुकदमे का टाइटल लिखेंगे, आपका किस चीज का मुकदमा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं चेक का मुकदमा है कि मैंने इस बंदे से इतने पैसे लेने हैं, तो आप लिखेंगे चेक का मुकदमा, ठीक है। वो मैंने मुकदमा रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि लिखने का, दावा लिखने का तरीका उसमें देख लेना। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने एक एक करके पैराग्राफ की शक्ल में मटेरियल फैक्ट देंगे कि इस डेट को मैं इसके पास गया, इसने नंबर 1 पे कि मैंने इसको मुकदमे जो है इससे पैसे मांगे और मैंने इसको 1 लाख रुपए दे दिया और इसने मुझे चेक दे दिया। फिर आगे इसने मुझे वादा किया था इस डेट को, तो यानी एक एक पैराग्राफ बना के उनको नंबर दे के आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपने ये भी बताना है कि जिस कोर्ट के अंदर मैं केस दायर कर रहा हूं, ये कोर्ट इस केस को सुनने की जुरिसडिक्शन रखती है, और ये भी बताएंगे कि इस पे कोर्ट फीस कितनी लगती है, जो कोर्ट फीस तय करेगी कि क्या इस कोर्ट को माली इख्तियार है या नहीं। और फिर आप क्या करेंगे, बाद के अंदर अपनी प्रे लिखेंगे, इस्तदा लिखेंगे कि मैं चाहता क्या हूं। ये कहानी तो मैंने बता दी, अब मैं ये चाहता हूं भी मुझे पैसे वापस दिलवाए जाएं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका मुकदमा होगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, वही जो ऊपर मैंने बताया कि साइन होंगे, फिर वेरिफिकेशन होगी, तो फिर आप साइन वेरिफिकेशन करके फिर मुकदमे का ये बनता है, ये पार्टिकुलर है। प्लीडिंग पार्टिकुलर मनी, अब ये बताता है कि अगर मुकदमा पैसों से रिलेटेड हो तो यूं नहीं कहें जज साहब इसने मुझसे लाखों रुपए ले लिया, अब ये मुझे नहीं देता, नहीं, पूरी रकम बताएं कि इसने मुझसे 50,70,680 रुपए लिए, पूरी पार्टिकुलर रकम की बताएंगे कि किस मद में लिए। तीसरा है पार्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल है, यानी प्लाट, दुकानें, मकान, इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, जो अपनी जगह से हरकत ना कर सकें, तो उसकी पूरी आपको डिटेल लिखनी होगी कि मेरे ये मकान है, इसके शुमाल में है ए का घर, जुनूब में है बी का घर, और इसके मशरक के अंदर एक सामने सड़क जाती है और मगरिब में इसके प्ले ग्राउंड है। पूरी आपको उसकी बाउंड्री, उसकी मार्क, उसकी निशानदेही करनी होगी मुकदमे में। ये आपको बताता है, अगर आप दावा लिखें तो ये आपको लिखने, ये नहीं दावे के रूल सिखा रहा है ऑर्डर 7, और जवाब दावा देने के रूल सिखाता है ऑर्डर 8। अब है प्लेंटिफ एज रिप्रेजेंटेटिव। 4 रूल ये कहता है, अगर एक ऐसा बंदा जो डिसेबल है, पागल है, माइनर है, कुछ भी है, उसकी जगह पर आप अगर मुकदमा दायर कर रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर, तो आपको शुरू में लिखना पड़ेगा मुकदमे के मैं उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूं, वो फला पागल है या बीमार है, बुजुर्ग है या कि माइनर है, ये वो लिखना होगा। 5वां है कि शो डिफेंडेंट लायबिलिटी, आपको ये जाहिर करना होगा कि यही बंदा है डिफेंडेंट जिससे मैंने पैसे लेने हैं, या यही कर सकता है। ये नहीं कि मुझे तो नहीं पता इन 5-6 बंदों में से कौन सा बंदा जिसने मुझे पैसे देने, ये नहीं, जिस पे बनता है उसी का लिखेंगे कि इसी की जिम्मेदारी है। 6, एग्जेम्पशनल ग्राउंड फ्रॉम लिमिटेशन पीरियड, अगर तो आपका मुकदमा दायर करते वक्त आप इन्हें देखा कि मेरा पीरियड ही गुजर गया, मैं मुकदमा कर ही नहीं सकता, चेक का टाइम, प्रोनोट का टाइम गुजर गया, प्रोनोट का फॉर एग्जांपल 3 साल जो टाइम होता है वो गुजर गया, अब आप क्या करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा उसके अंदर कि मैं
ये जो जायदुल मियाद जो मैं टाइम बार्ड मुकदमा दायर कर रहा हूं, इसकी वजह क्या थी, मुझे क्या मुश्किल थी, मैं किस हालात में फंस गया था, या क्या मुझे मुश्किल थी कि मैं इतना लेट मुकदमा दायर कर रहा हूं, वो आपको लिमिटेशन की बताना पड़ेगा, उसकी एग्जेम्पशन। सातवां है कि रिलीफ क्लर्डी क्लेम आपको आखिर में लाजमी बताना पड़ेगा मैं चाहता क्या हूं, उलझी हुई बात नहीं, पूरी बताओ कि आपने चाहना क्या है। इतनी बड़ी जो कहानी बताई है ये बताएं आप चाहते क्या, वो आपको बतानी होगी। उसके बाद है कि रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड। अगर आपका रिलीफ जो आप चाहते हैं, रिलीफ कहते हैं जो आप चाहते हैं, आपके क्या मंशा भी चाहिए, आपको क्या, अगर वो मुख्तलिफ ग्राउंडों के ऊपर हो कि आप कहें मुझे इससे ये चीज भी लेनी है, ये अलग मद में इसने ली थी, मुझसे चेक अलग ले गया था, प्रोनोट अलग लेके चला गया था, उधार पैसा अलग लेके चला गया था, तो सबका अलग अलग बताएं कि इसका रिलीफ अलग, इसका रिलीफ अलग, अलग अलग ग्राउंड पे वो आपको बताना होगा। उसके बाद है रूल नो प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग प्लेंट। इसके अंदर एडमिटिंग प्लेंट, इसमें यह कहा कि प्रोसीजर क्या होता है। अब आपने पूरा का पूरा मुकदमा लिख लिया, उसके दस्तावेज लगा लिए, उसकी पूरी फाइल बना ली, उस पर हमने पूरा अलग रिकॉर्ड लेक्चर करवाया कि किस कौन कौन से कागजात मुकदमे में लगते हैं, वो आप हमारे चैनल पे जाकर देख लेना। जब आपने ये कर लिया, अब आप अदालती उस ऑफिसर पे जाएं जहां पर दायरी होती है, वो जाकर सबको चेक करेगा कि सब कुछ ठीक है। अब उसके ऊपर वो अपनी स्टैंप कर देगा और वो क्या करेगा, उसको दर्ज कर देगा। तो ये एडमिटिंग का तरीका है। और अगर उसमें कोई गलती हुई, ठीक है, तो वो रिटर्न कर देगा रूल 10 के तहत, रिटर्न ऑफ प्लेंट, कि क्या कहेगा ये जो मुकदमा है ये आपने सही नहीं लिखा, ये इस अदालत को नहीं लगता, आप किसी और अदालत में जाएं। तो उसका प्रोसीजर जो है वो ये कि उसको वो रिटर्न करेगा और लिख के देगा मैं क्यों वापस कर रहा हूं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट उसको कहते हैं कि या तो आपका काज ऑफ एक्शन बनता ही नहीं, या आपने जो आपका जो मुकदमा था आपने उसको अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू कर दिया, या आपने उसकी कीमत तो सही बताई मगर स्टाम्प पेपर जिस पे लिखना चाहिए था वो प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो अब आपको वो टाइम देंगे कि आप इसको उस ओरिजिनल आपकी ये मिस्टेक है इसको वो दूर करके लाएं। अगर वो फिर भी दूर नहीं करके लाता तो फिर उसका मुकदमा रिजेक्ट हो जाता। फिर वो लिखेंगे कि इसको मैंने ये टाइम दिया, फलां हुआ, इस डेट को उसने रिप्रेजेंट किया तो मैंने उसको वापस किया, वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होगा। इसको 711 कहते हैं, ये बड़ा काम आता है अदालत के प्रोसीजर में। 12 है प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। अब जो प्लेंट रिजेक्ट किया उसकी प्रोसीजर क्या, मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से उसको जो प्लेंट रिजेक्ट उसको किस तरीके से वापस करेंगे, लिखेंगे आपने मैंने क्या किया, वो सारा आ गया। 13वां है रिटर्न रिजेक्शन नॉट प्रिक्लूड फ्रॉम फ्रेश सूट। अब जो मुकदमा उसका रिजेक्ट हो गया ना, अब उसका मकसद ये नहीं है कि वो दोबारा नया मुकदमा लेके नहीं आ सकता, वो प्रिक्लूड नहीं हुआ, बाहर नहीं निकाला, बल्कि वो इसी ग्राउंड पे नया मुकदमा फिर दायर कर दे, कोई मसला नहीं। ये हमें बताता है 13। 14 है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन विच प्लेंटिफ सू। उसमें यह कहता है कि जो जो डॉक्यूमेंट आपके मुकदमे में आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे मुकदमे को जितवाने में, वो सारे के सारे लगवाएं। 15 है डॉक्यूमेंट नॉट इन प्लेंटिफ पोजेशन। इसमें यह कि वो डॉक्यूमेंट जो आपकी पोजेशन में नहीं, आपके पास नहीं, बल्कि आपके मुखालिफ पार्टी पे है, ये किसी ऐसे बंदे के पास है जो आपके पास नहीं, अब उसका नाम लिखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट मुझे बहुत जरूरी है, जो मेरे पास होने चाहिए, मगर ये फलां के पास है, तो उससे उस पर नोटिस जारी कराओ, उसको तलब करवाओ कि वो आके इसको पेश करे, या हमें लिखना पड़ता है कि यानी जो मेरी पोजेशन में नहीं किसी और की पोजेशन में वो लिखना होगा। 16 है कि सूट ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक है, प्रोनोट है, इस तरह की कोई ऐसी चीज है जो लिख पढ़ के अंदर आती है, तो अगर ये वाले जो आपके डॉक्यूमेंट हैं अगर वो लॉस्ट हो गए हैं, वो गुम हो गए हैं, तो उसके मुताल्लिक आपको लिखना पड़ेगा कि मैं ये चीज मेरी गुम हो चुकी है। इसके ऊपर आपकी सिक्योरिटी भी ले सकते हैं कि हाँ आप झूठ तो नहीं बोल रहे। 17 है प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक। कोई खाता था जिसके अंदर आप रोजाना उस बंदे से पैसे लेते थे देते थे, अब वो खाते की जो किताब है वो आप क्या करेंगे, आप अदालत में लेके जाएंगे, वो जो डायरी वाला बंदा है उसके ऊपर खास निशान बना देगा कि ये वही रजिस्टर है जो मैं मेरे पास लेके आया। उससे वो खाते का फोटो कॉपी निकलवा कर उसके ऊपर स्टैंप लगा के अपने पास रख लेगा, और ये जो खाता है जो किताब थी उसको वापस कर देगा और कहेगा भाई जिस टाइम ये अदालत में तलब करे मैंने निशान लगा दिया, इसको वापस लेके आना। अब है हमारे पास इनएडमिजिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस। इसमें यह कहा कि जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं उसके अंदर पेश किए, अब वो दोबारा आप पेश नहीं कर सकते।
आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखे ही नहीं जानबूझ के, या जो आपको डॉक्यूमेंट लिखे हैं और आपको कहा गया लेकर आओ और आप उसको लेके नहीं आते, या आप उसने डॉक्यूमेंट का हवाला ही कोई नहीं दिया, तो फिर उसके मुतालिक। उसके बाद है एड्रेस ऑफ प्लेंटिफ। इसमें 19 में कहा गया कि जो प्लेंटिफ अपना एड्रेस है वो जरूर लिखेगा कि मैं कहां पे रहता हूं, कहां पे नहीं रहता। उसके बाद है एड्रेस इन डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन। 20 ये बताता है जो आप अपना एड्रेस दें वो उतना होना चाहिए कि उस कोर्ट की जिली कोर्ट के इहाते में हो। मैं खानपुर में मुकदमा दायर कर रहा हूं, हमारा जिला रहीम यार खां लगता है, तो रहीम यार खां सादकाबाद से लेकर लियाकतपुर तक है, तो मैं उसके अंदर ये लिखूंगा कि इस कोर्ट के इस इहाते में, इस जिले के इस इहाते में मैं रहता हूं, तो वो पता होना चाहिए। ये नहीं कि मैं उठा के लाहौर का कोई एड्रेस लिखवा दूं, वो नहीं। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर ऑफ एड्रेस। अगर आपने एड्रेस नहीं दिया तो आपका मुकदमा जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। 22 है कॉपी अफिक्स्ड व्हेन नो एड्रेस फाउंड नेक्स्ट डेट। वो कहता है अगर आपने जिस डेट को जो आपने एड्रेस दिया था उस एड्रेस के ऊपर जब वो बंदा गया आपके नोटिस समन वगैरह लेकर, आप हैं ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उसकी कॉपी आपके वहां पे लगाएगा कि देखो जी ये मैं देके गया हूं, और फिर अदालत आपको एक और एडजॉर्नमेंट, एक और पेशी दे देगी। 23वां है कि सर्विस ऑन प्लेडर। उसमें यह है कि अगर आप तो नहीं मिल रहे तो क्या आपके वकील जो आपका प्लेडर है उस तक नोटिस पहुंचाए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल पहुंचाए जा सकते हैं, वो आपको पहुंचा देगा। 24 है चेंज इन एड्रेस। अगर आप एड्रेस को चेंज करेंगे जो आपने दिया था, प्लेंटिफ ने जो दिया था, तो फिर आप उसके बारे में अदालत को इतला देंगे कि मैंने अपना एड्रेस ये चेंज किया है, ये चेंज शुदा एड्रेस मेरा फाइल में लगा दें। उसके बाद है सर्विस बाय अदर मोड्स। वो ये कहता है कि आप तक इतला पहुंचाने के लिए सिर्फ सम्मन नोटिस जरूरी नहीं है, कोई भी जरिया जो जज साहब को सही लगे आपको कह सकते हैं। उसके बाद है 26 के लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जो ऑर्डर 22 और रूल 3 में जिस तरह जो मुकदमात की नोयत दी है, ऑर्डर 22 रूल 3 के तहत जो मुकदमात की लिस्ट बताई है, जो बताया गया कि कौन कौन से मुकदमों में आपके कानूनी वर्षा के बारे में लिखना होगा, तो उनके अंदर आपने कानूनी वर्षा के बारे में लिखना है कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे बाद ये मेरे कानूनी वर्षा है। तो लॉ एक्ट में कहेगा क्या उन कानूनी वर्षा को आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। फिर पूछेगा वो कहां तक चलेंगे, आप कहेंगे जहां तक मुकदमा जाएगा। वो बेशक रिव्यू में जाए, रिवीजन में जाए, अपीलों में जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपके वही रहेंगे। हमने 7 पढ़ लिया। अब 8 है कि रिटर्न स्टेटमेंट, जवाब दावा। जवाब दावा कितने दिनों में दिया जाएगा? आप कहेंगे 30 दिन के अंदर। फिर आपसे रूल 2 में कहेगा न्यू फैक्ट मस्ट बी स्टेटेड। अगर दावा दायर करने के बाद या पहले या कोई भी ऐसा मामला कि जो नया मामला है जिससे इस दावे को हिलाया जा सकता है, वो आप न्यू स्टेटमेंट जरूर बताओगे। डिनाइल टू बी स्पेसिफिक। 3 में कहा कि जो आप पे इल्जाम लगाया है कि इससे मुझसे 50,70,980 रुपए लिए, तो आप ये कहेंगे कि मैंने इससे 50,70,980 रुपए नहीं लिए। ये लिखना पड़ेगा अमाउंट जो उसने मुंह से बोली, आप भी लिखेंगे। ये नहीं कह सकते कि इसने मुझसे जो रकम कहा है मैंने तो नहीं ली, ये वाली चीजें नहीं। उसके बाद है इवेसिव डिनायल। उसमें यही वाली बात दोबारा कह दी कि आप सिर्फ महज यूं नहीं कह सकते नहीं मैं ऐसा काम नहीं हुआ, बल्कि पूरी प्रॉपर बात बताओ कि जो ये बंदा मुंह से फलां लफ्ज निकाल रहा है जो इसके दावे में है वो मेरे पास नहीं। इवेसिव डिनायल, महज यूं आप टरका नहीं सकते उनको। 5 है कि स्पेसिफिक डिनायल अदरवाइज डीम्ड एडमिटेड। कि स्पेसिफिक जो डिनायल है अदरवाइज डीम्ड एडमिटेड, अगर आपने वाज़ेह लफ्जों के अंदर डिनाइल नहीं किया, इनकार नहीं किया, जो उसने आपके ऊपर इल्जामात लगाए हैं जो दावे में, अगर उनके बारे में वाज़ेह लफ्जों में नहीं बताया तो अदालत डीम कर लेगी, तसव्वुर कर लेगी कि आपने उसको मान लिया है, अब आप पकड़े गए, आप फंस गए। तो इसलिए प्रॉपर आप ये बताएं। उसके बाद है पार्टिकुलर ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या है कि वो कहते हैं मुझे 50 लाख रुपए दिए, आपने भी अगर उससे पैसे लेने हों, उसने तो आपसे 50 लाख का कहा और आप ये कहें कि मैंने भी तो उससे 20 लाख लेने हैं, तो अगर ये वाला मामला हो लेन देन का, इसको सेट ऑफ कहते हैं। तो आप उसका जिक्र करें कि जैसे 50 लाख का ये कर रहा है ना, इसको ये कहो जो मेरे 20 लाख देने वो, तो इसका सेट ऑफ कहते हैं। सेपरेट सेट ऑफ या ग्राउंड मस्ट बी स्टेटेड। आपने जो अगर कोई अलग अलग सेट ऑफ आपके हैं, हर एक के बारे में बताया। 50 लाख जो ये कहता है, 20 लाख तो उसने मेरे वो देने, और 5 लाख इसने वो लिए थे वो देने, फिर मेरे पास से इतना ये सामान ले गया था वो देने, तो ये वो, और उसके ग्राउंड भी बताने के कब कब लेके गया था वो सारे बताने। उसके बाद है न्यू ग्राउंड आफ्टर सूट बाय डिफेंडेड या प्लेंटिफ। मुकदमा तो दायर हो गया और उसका जवाब दावा भी आ गया, अगर कोई नया ग्राउंड फिर पैदा होता है जिससे मुकदमा हिल सकता है तो वो आप जरूर बताएंगे। उसके बाद है
कि सब्सिक्वेंट प्लीडिंग ओनली बाय लीव ऑफ कोर्ट, अगर आपने सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के अब आपने जो दावा दायर कर दिया उसके बाद मजीद दावा नहीं कर सकते। हाँ, कब कर सकते हैं? जब अगर आप इजाजत आपको सब्सिक्वेंट कोर्ट दे या सब्सिक्वेंट प्लीडिंग की आपको इजाजत दे दे, दूसरे दावे की इजाजत आपको अदालत दे दे दावा के ऊपर दावे पे। अल्लाह ताला मदद कर रहा है। देखें मैं खुद हैरान हूं कि मैं किस तरह बोल रहा हूं, जो मेरी हालत वो थी उस टाइम। अल्लाह ही बस अब मदद कर रहा है। आगे है कि सब्सिक्वेंट, ये है नो रिटन स्टेटमेंट जजमेंट अगेंस्ट हिम। ठीक है, कि जो हमारे पास जो रिटन स्टेटमेंट जो है वो जजमेंट अगेंस्ट हिम, अगर उसने जो रिटन स्टेटमेंट है वो नहीं दी तो जजमेंट उसके खिलाफ आ जाएगी। एड्रेस ऑफ सर्विस, जो एड्रेस के बारे के अंदर ऑर्डर 7 उसका रूल 20, 23, 24 और 25, रूल 20, 23, 24, 25 ऑर्डर 7 में जो एड्रेस के बारे में प्लेंटिफ का कहा था कि उसने देने हैं, अगर नहीं दिया तो फलां हो जाएगा, या अपने उसके प्लेडर को बताएं, या एड्रेस चेंज किया है तो फिर वो बताएं, वो सारे रूल ऑर्डर 8 में भी अप्लाई होंगे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू एड्रेस, अगर उसने अपना एड्रेस ही नहीं दिया, उसको सारे के सारे रूल पता हैं, उसने नहीं दिया तो क्या होगा? तो अब उसका राइट ऑफ डिफेंस खत्म हो जाएगा, दिफा का हक खत्म हो गया, डिफेंडेंट का मुद्दा अलय का डिफेंडेंट का खत्म हो गया कि नहीं अब आप नहीं कर सकते क्योंकि आप एड्रेस ही अपना नहीं देते। लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये वही कि जो यहां पर था कि उसने भी अपने वुरसा की लिस्ट देनी थी, इसने भी अपने वुरसा की लिस्ट देनी कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद ये मेरे वुरसा होंगे। नो। अपीयरेंस ऑफ पार्टी, हमारे पास है कि ऑर्डर 9 उसका रूल 1 कि पार्टी अब जो मुकदमा दायर हो गया, अब रूल 9 ये बताता है कि इनको अदालत में आना है, अगर नहीं आए तो क्या होगा ये बताता है। अब क्या कहता है? अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट ऑन डे फिक्स्ड, रूल ये कहता है कि जिस दिन अदालत ने सम्मन जारी करके डिफेंडेंट को बुलाया, मुद्दा अलय को बुलाया, उसको हाजिर होना पड़ेगा। नंबर 2, सूट डिसमिस ऑन प्लेंटिफ फेलियर सम्मन, अगर प्लेंटिफ ने सम्मन ही सही तरीके से ना पहुंचाए, या उसका पता ही गलत लिखवाया, या उसकी फीस जमा नहीं करवाई, तब उसका मुकदमा जो है प्लेंटिफ का खारिज कर दिया जाएगा, मुद्दई का मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। नेदर पार्टी अपीयर, अगर ना मुद्दा अलय आ, ना प्लेंटिफ आता, ना डिफेंडेंट आता, किसी पेशी पे नहीं आते, अब अदालत चाहे तो, मे का लफ्ज है, चाहे तो मुकदमा डिसमिस कर सकती है या आगे पेशियां दे सकती है। इसलिए मैंने तीर का निशान ऊपर लगा दिया कि सम्मन की गलती हुई या कोई भी। चौथा है कि प्लेंटिफ ब्रिंग फ्रेश सूट या रीस्टोर ऑन 2 या 3, रूल 2 और 3 के तहत 2 में यह कहा गया था कि उसने सम्मन पहुंचाया ही नहीं, और 3 में यह कहा गया कि कोई पार्टी आती ही नहीं। अगर वो दोनों पार्टियां आके ये बता दें कि जैसे हमारी ये लीगल मजबूरी थी जिसकी वजह से हम नहीं आए, तो उनका मुकदमा बहाल हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, या वो चाहे तो नया मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, इसमें यह कहा। 5वां है नो सर्विस ऑफ सम्मन आफ्टर 3 मंथ, मुद्दई ने मुद्दा अलय के बारे में, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के बारे के अंदर पहला सम्मन जारी करवाया, वो नहीं आया, अब 3 महीने के बाद उसको दोबारा नए सम्मन के लिए अप्लाई करना होगा कि मैं 3 महीने गुजर चुके हैं, अब उसको अप्लाई करें। अगर वो अप्लाई नहीं करता उसका सूट डिसमिस हो जाएगा। अब है हमारे पास छठा कि ओनली प्लेंटिफ अपीयर, अगर सिर्फ प्लेंटिफ आता है, मुद्दई आता, डिफेंडेंट नहीं आता, मुद्दा अलय नहीं आता, तो अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाएगी, एक तरफा कार्रवाई शुरू होगी। अचानक ही एक्स पार्टी डिक्री नहीं मिलती, ये ध्यान में रखना, पहले एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है, एक तरफा कार्रवाई होती है, फिर एक्स पार्टी डिक्री मिलती है, फिर एक तरफा फैसला होता है। उसके बाद है 7वां सफिशिएंट काज बाय डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट ये कहे जी मैं इसलिए नहीं आया था, मेरे बीमार था, फला मसले थे, अदालत को मुतमिन कर दे, अब जो एक तरफा कार्रवाई उसके खिलाफ हुई थी वो खत्म हो जाएगी। आगे है कि वे डिफेंडेंट अपीयर, अब यहां पर यह कहा कि सिर्फ डिफेंडेंट आता और प्लेंटिफ नहीं आता, तब क्या होगा कि शेल डिसमिस, तो वो क्या करेगा, उसका मुकदमा खारिज हो जाएगा। अब यहां पे एक बड़ा कीमती नुकता, 5 इल्जाम लगाए थे प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे, प्लेंटिफ नहीं आ रहा, डिफेंडेंट आ रहा, और उसने एक इल्जाम मान लिया, तो अब मुकदमा खारिज होगा, अब नहीं खारिज होगा क्योंकि उसने एक इल्जाम मान लिया है, तो इसलिए अब इंतजार किया जाएगा उसका। 9वां है आपका जो सेट साइड होता है, एक तरफा डिक्री को खारिज करवाने का, 9-13 की जो एप्लीकेशन दी जाती है, ये मैं कौन सा आपको पढ़ा, नहीं मैं ऊपर वाला पढ़ा रहा हूं आपको कि 9 रूल 9 पढ़ा, मेरे जहन से निकल के मैं 13 की तरफ आ गया डायरेक्ट।
तो रूल 9 में है कि अंडर रूल 8 डिसमिस, नो फ्रेश सूट अप्लाई या अप्लाई सेट असाइड। अगर वो ये कहता है कि आप ऑर्डर 8 के तहत नहीं आते, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका मुकदमा डिसमिस भी हो सकता है, आप सेट असाइड के लिए अप्लाई करें, बल्कि नए सूट आप दायर न करें बल्कि सेट असाइड के लिए करें। 10वां है इफ सेवरल प्लेंटिफ अपीयर, एक मुकदमे में 15 जो हैं वो प्लेंटिफ हैं, मुद्दई हैं, उनमें से 2 आते हैं बाकी नहीं आते, तो मुकदमा अब चलता रहेगा कि ठीक है जी, वो नहीं आते तो नहीं आते, बाद में देखी जाएगी, मुकदमा चलेगा आगे। अगर सेवरल डिफेंडेंट अपीयर, डिफेंडेंट जो है वो चंद आते हैं चंद नहीं आते, अब अदालत क्या कहेगी, जो चंद आते हैं उनके हक में फैसला दे देगी और जो नहीं आते उनके बारे में एंड में फैसला करेगी क्या करना है। उसके बारे में 12 कि नो अटेंडेंस इफ ऑर्डर इन पर्सन, अगर इन पर्सन बुलाया, अदालत ने कहा मैं वकील के जरिए नहीं आना, आपने आप तो खुद ही आए, अगर वो नहीं आता, कहने के बावजूद नहीं आता, अब वो तमाम रूल जो हैं ऊपर के वो सारे के सारे उस पर अप्लाई करेगी अदालत, जो चाहे उसके बारे में लिख दे। अब है 13, ये है सेट असाइड का। 9 तरह की एप्लीकेशन होती है, अगर आपके खिलाफ एक तरफा डिक्री जारी कर दी जाए तो आप 9 तरह की एप्लीकेशन देते हैं कि मैं ये मेरी वजूहात थी, मैं इसलिए नहीं आया था, तो सेट असाइड किया जाए, वो होगा। 14 नो सेट असाइड विदाउट नोटिस टू अदर पार्टी। अब जो सेट असाइड अदालत करेगी, एक तरफा जो कार्रवाई डिक्री खारिज करेगी, वो तब तक खारिज नहीं करेगी जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस ना भेज दे कि जो तुम्हारे हक में मैंने डिक्री जारी की थी, मैं तुम्हें नोटिस जारी करती हूं कि मैं उसको खारिज कर रही हूं, क्योंकि जो डिफेंडेंट है उसने आके मुझे लीगल वजह बताई वो क्यों नहीं आया था। ये हमारा 9 हो गया। 39 है टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं हुक्म इम्तनाई आर्जी, अगर किसी जदाद को इस तरह खतरा हो कि फौरी अर्जेंट उसके बारे में स्टे ऑर्डर लेना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ज्यादा होता है, तो ये आपकी फॉर एग्जांपल एक आपके कब्जे के अंदर एक बंदा है, आपने उसको किराए पे मकान दिया, वो आपके मकान पे काबिज होकर बैठ गया, आगे उसको बेच रहा है, अब आपने अर्जेंट स्टे ऑर्डर लेना कि ये आगे बेचे ना, उसको कहते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन के आर्जी, हुक्म इम्तनाई आर्जी। ये किसके तहत होता है, ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत होता है। आपने 3 चीजें साबित करनी होती है इसमें। पहला ये कि मैं जो हूं, मेरा प्रेमा फिशाई केस है, मैं बिल्कुल हक बजानिब हूं, प्रेमा फिशाई है, खुला केस है कि मैं तो बिल्कुल वो क्लियर। दूसरा, अगर आपने मुझे टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं दी, उसको नहीं रोका, मुझे इर्रिपेयरेबल लॉस हो जाएगा, रिपेयरेबल नहीं, इर्रिपेयरेबल, नाकाबिले तलाफी, कि फिर आप अगर मुझे पैसा भी दिलवा देंगे ना, मेरी भरपाई नहीं होती, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तीसरा ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, अभी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरे हक में है, मैं आपको कह रहा हूं इसको रोकें, अगर आपने नहीं रोका तो फिर ऐसे मुकदमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वो मुझ पे करेगा, मैं उस पे करूंगा, वो मुझ पे, तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो पहला प्रेमा फिशाई केस, नंबर 2 इर्रिपेयरेबल लॉस, और नंबर 3 बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस मेरे हक में है। ये 3 चीजें आपको बतानी पड़ती हैं टेम्परेरी इंजेक्शन के अंदर। अब इसकी ये रूल आ गया। रूल 2 में रिस्ट्रिक्शन, इसमें यह कहा गया कि फिर जज साहब जो है उसको ऑर्डर जारी कर देते हैं कि जो मैं आपको हुक्म दे रहा हूं ना तो रिपीट हो, ना ये कंटिन्यू हो, ठीक है, ना इसकी कोई ब्रीच हो। अब है हमारे पास ये 6 महीने के लिए होता है। अब फिर इसका है कि ये रूल 2A, इसके अंदर अब मैं आपको इसकी बड़ी कीमती बात बता रहा हूं। अगर लॉ एक्ट में आपसे कहे कि अगर एक जिसके खिलाफ आप स्टे ऑर्डर ले रहे हैं, उसको अदालत ने सुना ही नहीं, सिर्फ आपकी बात सुन के अगर स्टे ऑर्डर देगी तो कितने दिनों का देगी, आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का। अगर दोनों को सुन के दे तो अदालत 6 माह तक का भी स्टे ऑर्डर दे सकती है। आपसे लॉ एक्ट में कहेगा अगर उस ऑर्डर को एक्सटेंड करना हो तो फिर हाई कोर्ट को इतला देगी वो कि मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूं। तीसरा है कि नोटिस टू पार्टी बिफोर इंजेक्शन, जब स्टे ऑर्डर देती है, टेम्परेरी इंजेक्शन देती है, तो दूसरी पार्टी को नोटिस जारी होता है कि आप आए, आपके खिलाफ इस तरह ये मैं स्टे ऑर्डर दे रही हूं। चौथा जो है इंजंक्शन में वेरी डिस्चार्ज सेटिसाइड, आपसे लॉ एक्ट में कहेगा जो उसने टेम्परेरी इंजेक्शन दे दी है कि उसको डिस्चार्ज कर सकती है, सेटिसाइड कर सकती है, वेरी कर सकती है, तब्दील कर सकती है। आप कहेंगे हाँ, किसी भी वक्त अदालत उसको तब्दीली कर सकती है, खारिज भी कर सकती है, रोक भी सकती है, वो कर सकती है। पांचवा इंजेक्शन और ऑफिसर आल्सो बाइंडिंग, जो ऑफिसर है उसके ऊपर भी ये सारी की सारी जो स्टे ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग होगा। मिसाल के तौर पे कंपनी वाले को कहा कि आपकी कंपनी नहीं खुलेगी, तो उसका कोई मुलाजिम कंपनी में नहीं जाएगा। याद रखना,
ऑर्डर 39 में रूल 1 से 5 तक टेम्परेरी इंजंक्शन है और रूल 6 से 10 तक जो है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, यानी अहकामाते दरमियाना। तो आपसे लगातार पूछेगा टेम्परेरी इंजंक्शन कहां तक है, आप कहेंगे 1 से 5 तक। 6 से 10 तक जो है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ऑर्डर फॉर इंट्राइम सेल, रूल 6 ये कहता है कोई ऐसी जायदाद जो अगर तो मुकदमा चलने तक पड़ी रहे तो खत्म हो जाएगी, जैसे फल, सब्जियां, फ्रूट, या कोई भी चीज जो नेचुरल डिके हो, तो अदालत इंट्राइम ऑर्डर जारी कर देती है कि उसको फौरी तौर पे सेल करें। क्यों? कि ये तब तक होने तक ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास रूल 7 डिटेंशन प्रिवेंशन। इसमें यह है, रूल 7 में यह कहा गया जिस जायदाद के खिलाफ स्टे ऑर्डर है, अदालत चाहे उसका मुआयना भी कर सकती है, वहां पे अपना कोई बंदा भी भेज सकती है, उसको प्रिजर्व भी कर सकती है, महफूज कर सकती है, डिटेंशन, उसको कब्जे में भी ले सकती है, सब कुछ कर सकती है। उसके बाद है ऑर्डर 8, ऑर्डर एप्लीकेबल आफ्टर नोटिस। ये जो ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, ये नोटिस पहले दिया जाएगा कि हम ये ऑर्डर दे रहे हैं, फिर ये एप्लीकेबल होगा। नो है में है इमीडिएट पोजेशन आफ्टर डिपॉजिट रेवेन्यू। इसमें यह है कि एक ऐसी जायदाद है कि जिसके ऊपर उसको कोई टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये जायदाद है, उस पर टैक्स देना पड़ता है। ये हमारे दो बंदों के दरमियान मुकदमा चल रहा है और जिस बंदे के कब्जे में है वो उसने ताला लगाया हुआ है और वो बंदा जो है गवर्नमेंट का टैक्स भर ही नहीं रहा, टैक्स पे टैक्स चढ़ रहा है। अब अदालत क्या कहेगी कि आसिफ भाई तुम यूं करो, इसका टैक्स भरो, मैं आर्जी तौर पे तुम्हारे हाथ में दे देती हूं। तो ये कि ऐसी जायदाद जिसका रेवेन्यू बनता हो तो उसको टैक्स अदा करने के बाद, रेवेन्यू देने के बाद उसके हाथ में पोजेशन दे सकती है। आगे है हमारे पास 10 डिपॉजिट ऑफ मनी इन कोर्ट। अदालत चाहे तो रकम किसी के पास अमानत रखवा सकती है, कोई चीज जो भी मूवेबल हो वो कह सकती है आप इसके पास इसको रखें। हमारा ऑर्डर 39 भी हो गया। अब है हमारा ऑर्डर 41, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री के बारे में जो अपील होती है वो क्या होती है हमारी, तो ये है कि ये ओरिजिनल डिक्री की अपील है जो एक अदालत ने अभी जारी की है, उसके बारे में जो अपील होगी वो, ये नहीं कि अपील पे अपील नहीं है, सेकंड अपील नहीं, ये फर्स्ट अपील है। अपील आप कहां पे लिखेंगे, फॉर्म मेमोरेंडम, यानी खास तरतीब से पैराग्राफ की शक्ल के अंदर उसको पूरा प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। फिर आगे है ग्राउंड टेकन इन अपील नॉट मेंशन्ड नो कन्फाइंड। वो ये कहता है कि जो आप ग्राउंड उसके अंदर नहीं लेते, अपील के अंदर जो बातें नहीं बताते, उसके ऊपर बाद के अंदर आप वो नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि हाँ आपने उसके ग्राउंड लिखा ही कोई नहीं और अदालत से बाद में कहे जी मैं तो लिखना भूल गया, आप चलो इसको भी ले लें, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एक और चीज ये है कि आपसे लागत में कहेगा जो अपने ग्राउंड लिए हैं उसमें अपील में लिखें, क्या अदालत कन्फाइंड है, पाबंद है कि उन ही ग्राउंड के ऊपर फैसला करे? नहीं, अदालत कन्फाइंड नहीं है, बेशक कितने ग्राउंड क्यों ना लिख दें, अदालत जो चाहे फैसला कर दे अपील का। रिजेक्शन या अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम, वो ये कह सकती है कि अगर आपने जिस तरीके से लिखनी थी, आपको जिस मेमोरेंडम के तरीके से नहीं, जिस जो तहरीर लिखनी थी, जिस फॉर्म पे लिखनी थी, जिस तरह लिखनी थी, उस तरीके से नहीं लिखी तो आपकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी। चौथा है डिक्री फॉर सेवरल ऑन कॉमन ग्राउंड बाय वन और मोर। आप अपील दायर करते हैं और उनके अंदर जो है काफी सारे बंदे हैं, तो अदालत चाहे तो अपील आपने दायर की है मगर जो बंदे उसके अंदर अपील दायर नहीं की मगर उससे ताल्लुक रखते थे, उनके हक में भी उनके खिलाफ फैसला हो सकता है। पांचवा है कि नो स्टे प्रोसीडिंग। उसमें यह कहा गया कि अगर एक मामला अदालत के अंदर आप डिक्री हो गया, एक के हक में फैसला आ गया, उसने अपील दायर कर दी, तो जिसके हक में फैसला आया है एग्जीक्यूशन उसके हक में रुकेगी नहीं, यानी उसके ऊपर अमल दरामद चलता रहेगा। यानी सिंपल वर्ड में अपील दायर करने से डिक्री पे अमल दरामद, डिक्री की एग्जीक्यूशन नहीं रुकती जब तक कि अदालत खुद ना चाहे। हां, उसकी एग्जीक्यूशन अपील वाली ऑर्डर चाहे तो रोक सकती है और चाहे लोअर कोर्ट भी रोक सकती है, ये है। तो यानी सिंपल वर्ड में आपने अपील दायर कर दी, ये नहीं कि उसकी एग्जीक्यूशन रुक गई है, नहीं, आप अदालत को कहेंगे, अदालत को लगेगा कि मैं रोकूं तो फिर रुकेगी। सिक्योरिटी फॉर एग्जीक्यूशन, अदालत चाहे तो आपसे इस एग्जीक्यूशन की जो आप अमल दरामद रखवा रहे हैं उस डिक्री का कि जो उसके खिलाफ हुई है, तो आपसे सिक्योरिटी ले सकती है। उसके बाद है हमारे पास कि पावर ऑफ रूल 6 और 5 अप्लाई फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। जो 6 और 5 के अंदर जो हमारे पास गए ना जो रूल, वो एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर के ऊपर अप्लाई होंगे, बस सिंपल सी बात। रजिस्ट्री ऑफ अपील, वो ये कहते हैं जब अपील आपने दी और वो अपील मंजूर हो जाती है तो उसको खास रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है।
10वां है हमारे पास कि रिक्वायर्ड सिक्योरिटी कॉस्ट रिजाइड आउट ऑफ पाकिस्तान। अदालत चाहे, अगर आपने अपील दायर की है, अदालत को ये लगे नहीं भाई अपील तो मुझे मशकूक लगती है, पहले आप सिक्योरिटी जमा कराएं, तब मैं ये अपील को मंजूर करूंगी, वरना नहीं तो अदालत सिक्योरिटी कॉस्ट ले सकती है। एक और चीज, एक बंदा पाकिस्तान में रहता ही नहीं, उसकी जदाद पाकिस्तान में है ही नहीं, अब उसने अपील दायर कर दी तो अदालत कहेगी नहीं नहीं नहीं, तुम अगले बंदे को वैसे मुफ्त में परेशान करते फिर रहे हो, पहले मुझे पाकिस्तान में किसी भी रहने वाले बंदे की जमानत दो, फिर तुम्हारी अपील मंजूर करूंगी। उसके बाद है हमारे पास डिसमिसल अपील विदाउट नोटिस टू लोअर कोर्ट। अगर अदालत, अपील वाली अदालत को यह लगे कि मैंने अपील लेनी नहीं और उसने डिसमिस कर दी, तो लोअर कोर्ट जिसके खिलाफ, जिस कोर्ट के खिलाफ अपील दायर थी, उस कोर्ट को नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। 12 है डे फॉर हियरिंग अपील। अगर अपील मंजूर होगी तो अदालत उसके लिए खास डे फिक्स कर देती है कि इस डे को इसकी मैं कार्रवाई सुनूंगी। नोटिस टू लोअर कोर्ट, अब जब अपील मंजूर होगी सुनने के लिए, अब लोअर कोर्ट को नोटिस जारी करेगी कि तुम्हारे खिलाफ फला डेट को मैं अपील सुन रही हूं, तो मैं तुम्हें नोटिस जारी कर रही हूं कि तुम अपने किसी बंदे को वहां पे वो करें। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर डे हियरिंग, अब उस नोटिस की पब्लिकेशन भी करेगी, उसका इश्तहार भी उसको देगी कि इस अदालत के खिलाफ या इस डिग्री के खिलाफ जो अपील आई है, तो उसके बारे में ये पब्लिकेशन है कि वो आए और उस अपील के दिन हाजिर हों। कंटेंट ऑफ नोटिस, नोटिस में क्या होगा, कंटेंट उसमें क्या लिखा होगा, उस नोटिस में ये लिखा होगा आपके खिलाफ जो है अपील आई, अगर आप नहीं आए सुनने के लिए, मैं एक तरफा एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करूंगी, फिर एक्स पार्टी डिग्री आपके खिलाफ जो है एक तरफा डिग्री जारी कर दूंगी। उसके बाद है हेयरिंग ऑफ बोथ पार्टी, दोनों पार्टियां आती हैं तो पहले दोनों को सुनेगी 16 में। 17 में है डिसमिस ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ अपीलेंट, अगर एपीलांट जिसने अपील दायर की है उसकी कोई गलतियां हो जिससे अपील के अंदर मसला पड़े तो उसकी अपील को डिसमिस कर देगी। फेलर ऑफ नोटिस बाय प्लेंटिफ डिफॉल्ट, अगर जो कोई नोटिस देना था उसको डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ की कोई गलती है कि उसको नोटिस के पैसे नहीं दे रहा, यानी मैंने कोई भी गलती, तो उसके अपील को डिसमिस कर देगी। अब है हमारे पास रीएडमिशन ऑफ अपील डिसमिस फॉर डिफॉल्ट, अब जो एडमिशन, उसने जो अपील जो डिसमिस की थी उसकी गलतियों की वजह से, चाहे तो उसको रीएडमिट कर सकती, दोबारा वापस ले सकती है। 20वां है एडजॉर्नमेंट, इनवाइट इंटरेस्टेड पर्सन, जब अपील लग जाती है तो अदालत क्या कहती है कि मैंने आपकी अपील ले ली, अब हर वो बंदा जो उस अपील से मुतासिर हो सकता था या इंटरेस्टेड है, उसमें कोई मफाद रखता है, उसको अदालत क्या करेगी, नोटिस जारी करेगी और एडजॉर्न कर देगी, पेशी देगी कि उसको बुलवाओ। उसके बाद है री हियरिंग आफ्टर एक्स पार्टी, अगर किसी के खिलाफ अदालत ने एक्स पार्टी शुरू कर दी, एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दी और वो बाद में आ जाता है, तो अब क्या करेगी, दोबारा री हियरिंग शुरू कर देगी उसकी। नॉन पार्टी में ऑब्जेक्ट इन 1 मंथ, एक ऐसा बंदा जो उसने अभी अपील नहीं दायर की मगर वो अपील से मुतासिर हो सकता है, तो वो अगर चाहे अपना एतराज 1 महीने में, फिर याद रखना 1 महीने में, जो नॉन पार्टी है, अपील की नॉन पार्टी है, अपील उसने नहीं की, हाँ डिग्री में उसका कोई ना कोई मफाद था, तो वो अगर चाहे तो वो 1 महीने में अपना कोई एतराज जमा करा सकता है। उसके बाद रिमांड ऑफ केस बाय एपीलेट कोर्ट, अगर कोर्ट चाहे, लागत में कहेगा कोर्ट अगर चाहे इसी अपील को उसी लोअर कोर्ट में भेज सकती है कि जिसने ये डिग्री जारी किया, हाँ उसको रिमांड कर सकते, रिमांड का मतलब वापस भेज देना। आगे सफिशिएंट एविडेंस, अगर सफिशिएंट एविडेंस दे, अगर अदालत को यह लगे नहीं जिस बंदे ने अपील दायर की उसके पास तो बड़े पुख्ता सबूत हैं, तो अदालत क्या कर सकती है कि उसकी अपील को डिसाइड कर सकती है। तो उसके बाद है इशू फ्रेम्ड बाय एपीलेट कोर्ट रेफर्ड लोअर कोर्ट या एडिशनल एविडेंस, आपसे लागत में कहेगा कि क्या एपीलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकती है कि जो लोअर कोर्ट ने नहीं लिए, इजाफी सबूत ले सकती है, आप कहेंगे हाँ उसको ले सकती है अदालत। उसके बाद क्या नाम है, इशू फ्रेम कर सकती है या फ्रेमिंग ऑफ इशू, कि हाँ इशू फ्रेम कर सकती है, जो लोअर कोर्ट ने इशू फ्रेम नहीं किए वो जो एपीलेट कोर्ट उसको कर सकती है। आगे है कि सच एविडेंस फाइंडिंग मस्ट बी ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड, अब ये जो उसने एविडेंस एडिशनल लिए हैं, एपीलेट कोर्ट ने जो एविडेंस एडिशनल लिए हैं
वो क्या करेगी, उसको रिकॉर्ड पर लेकर आएगी, यानी उसको पॉइंट टू बी रिटन, उसको फॉर एडिशनल एविडेंस, जो एविडेंस उसने लिखे उसके बारे में लिखेगी मैंने एडिशनल एविडेंस क्यों लिए, मुझे तो नहीं लेने चाहिए थे मगर मुझे वजह ऐसी लगी कि मुझे लेने चाहिए। उसके बाद है हमारे पास कि आफ्टर हियरिंग बोथ, जब दोनों पार्टियों को सुन लेगी तो रूल 30 के तहत जजमेंट दे देगी। 31 में कंटेंट, डेट, साइन, जो उसने अपनी जो जजमेंट दी है उस जजमेंट के अंदर अपने क्या लिखेगी, अपनी डेट लिखेगी, साइन करेगी कि मैंने क्या जजमेंट में किया। 32 में है कि व्हाट जजमेंट कन्फर्म्ड, वेरी या रिवर्स, अगर चाहे तो उस जजमेंट को जो उसने दी है उसको कंफर्म भी कर सकती है, जो जजमेंट थी उसको वेरी तब्दील भी कर सकती है और उसको खत्म भी कर सकती है, रिवर्स भी कर सकती है। पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट टू पास एनी डिक्री, बड़ा कीमती, एपेलेट कोर्ट जो चाहे डिक्री कर दे, हक में भी कर दे, खिलाफ भी कर दे, कोई नया और भी उसके ऊपर इल्जाम डाल दे, कुछ भी कर सकती है। उसके बाद है डिसेंट टू बी रिकॉर्डेड, एक उसको अपील को सुनने वाले 5 जज बैठे हैं, उनमें से एक जज जो है वो फैसले के खिलाफ जा रहा है और 4 मान रहे हैं तो उसको डिसेंटेड जज कहेंगे। तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि ये जो जज जो है ये क्यों नहीं, इसने इस फैसले को क्यों नहीं माना, हम 4 मान रहे हैं इसलिए हम तो जीत फैसला हम दे रहे हैं, ये 5वां जो था वो क्यों नहीं मान रहा, उसकी बात भी लिखी जाएगी। उसके बाद डेट, कंटेंट, अब अपील के अंदर क्या लिखें, जो अपील जो जारी होगी, जो अब जो फैसला अपील वाली अदालत देगी उसमें डेट लिखेगी, उसके अंदर अपनी पूरी तहरीर लिखेगी, मैंने ये डिक्री जारी की है, अपील सुनने के बाद वो सारा लिखेगी। अब है जो डिसेंटेड जज था, जो 5वां जज नहीं मान रहा था, उसके दस्तखत की जरूरत नहीं है, बाकी सारे जज अपने दस्तखत भी करेंगे और मोहर भी लगेगी। कॉपी टू पार्टी, अब ये जो डिक्री आई है इसकी कॉपियां दोनों पार्टियों में तकसीम कर दी जाएगी। उसके बाद है 37 कॉपी टू लोअर कोर्ट, अब जो कॉपी जो फैसला आया है अपीलेट कोर्ट का उसकी एक कॉपी लोअर कोर्ट को भेजी जाएगी कि तुमने जो डिक्री जारी की थी उसके बारे में मैंने ये फैसला किया है और इस फैसले को एक स्पेसिफिक नंबर देकर तुम अपनी उस लोअर कोर्ट की फाइल में अटैच कर दो। आखिरी है हमारे पास ऑर्डर 43, अपीलेबल ऑर्डर। ऑर्डर 43 का रूल 1 को आप उसमें बेरेक्ट में देखेंगे, जितने भी हैं वो सारे के सारे अपीलेबल हैं, और जो सेक्शन 104 में है जो हमने यहां पे देखा था वो अपीलेबल है। रूल ऑफ ऑर्डर 41 अप्लाई फॉर अपील, उसने कहा जो 41 ऑर्डर में जितने रूल हैं वो सारे के सारे अगर हम अपील करते हैं ऑर्डरों के खिलाफ, यहां है डिक्री के खिलाफ अपील 41 में, 43 में ऑर्डरों के खिलाफ अपील, तो वो सारे रूल जो डिक्री के अंदर हमने अपील में इस्तेमाल किए थे वो ऑर्डरों में भी इस्तेमाल होंगे। नोटिस बिफोर प्रेफरेंस ऑफ अपील, इसमें भी यही कि दूसरी पार्टी के खिलाफ जब ऑर्डर हमने उसका अपील की तो दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाएगा तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे बारे में जो ऑर्डर मैंने दिया था उसके खिलाफ अपील आई है तो आओ। चौथा है प्रोविजन ऑफ रूल मुटेटिस मुटेंडाइज अप्लाई टू ऑल एप्लीकेशन। आखिरी है ये कि जितने भी ऑर्डर 43 के अंदर जितने भी रूल हैं वो एप्लीकेशनों पे भी थोड़ी बहुत तब्दीली करके लागू होंगे। तो ऑर्डर 43 के जितने रूल हैं थोड़ी बहुत तब्दीली करने के बाद वो लागू किस पे होंगे, तमाम तरह की एप्लीकेशनों पे जो कोर्टों में होती हैं। हमारे हक में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम, अल्लाह हाफिज़।